हेलो एवरीवन। अभी तक मैंने आप लोगों को 5 क्लासेस का डिलीवरी दे चुका हूँ। सो टिल नाउ आई डिलीवर्ड यू 5 क्लासेस ऑफ चैप्टर नंबर 4। बट अभी भी हमारा ई कॉमर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ई कॉमर्स में अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लर्न करना रहता है, राइट। तो आज की क्लास में हम लोगों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें लर्न करना है, एंड दैट इज़ व्हाट आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स। आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स से आपको ये पता पड़ेगा कि ई कॉमर्स में जो टेक्नोलॉजी, जो नेटवर्क होता है, क्लाइंट का मशीन, कंपनी का सर्वर, कंपनी का डेटाबेस, कहाँ पर डेटा का प्रोसेसिंग होता है, कहाँ से रिक्वेस्ट आते हैं, वो रिक्वेस्ट हमारा कहाँ जाता है। जैसे मान लो हम लोग अमेज़ॉन का अगर वेबसाइट यूज करते हैं तो अमेज़ॉन का वेबसाइट यूज करते समय जो हम वहाँ रिक्वेस्ट डालते हैं वो हमारा ऑर्डर कहाँ जाता है, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। सो ऑल दीज डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास. So today class is again very important class for you, right? But before going to discuss today's class concept, first we will revise what we covered in the last class, that was in the 5th class. Today is the 6th class of e-commerce. तो 5वीं क्लास में जो हमने किया उस कॉन्सेप्ट को आज हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम 5वीं क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन में आते हैं। देखो फ्रेंड, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स किया था। अगर आता है ई कॉमर्स का कंपोनेंट्स बताओ तो हम कहेंगे ई कॉमर्स के 6 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट यूज़र होगा, यूज़र में हम और आप होते हैं। इसके अलावे हमें इसमें ये लिखना पड़ेगा कि यूजर्स, ई कॉमर्स वेंडर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सही यूजर्स को डिलीवरी होनी चाहिए, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, फास्ट मोड में डिलीवरी होना चाहिए, और साथ में जो रिटर्न का प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। कस्टमर्स के अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका रीएड्रेसल सही होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप इंश्योर करते हैं तो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर्स निश्चित रूप से आपका लॉयल कस्टमर्स होगा। तो कस्टमर्स की लॉयल्टी के लिए हमें इस पे काम करना चाहिए, जो कि वेंडर्स हैं, वेंडर्स को काम करना चाहिए। ये हम यूजर्स के अंदर लिखेंगे, इतनी बात सर। यूजर के बाद जो नेक्स्ट आता है कंपोनेंट, दैट इज़ द ई कॉमर्स वेंडर। जब हम वेंडर की बात करते हैं तो ये वो कंपनी है, ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज़र को गुड्स और सर्विस की डिलीवरी देता है, राइट। इसे हम ई कॉमर्स वेंडर कहते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी ई कॉमर्स वेंडर हो गया। जब हम वेंडर को पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर आता है कि कैसे ई कॉमर्स वेंडर अपने ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को एफिशिएंट बना सकता है, इफेक्टिव बना सकता है, बेटर बना सकता है। सर, एफिशिएंट बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए ई कॉमर्स वेंडर को अपना सप्लायर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। सप्लायर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक करने जब जाता है तो उसे बेसिकली ध्यान ये रखना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर होना चाहिए, राइट गुड्स ऑफ सप्लायर होना चाहिए। सप्लायर ऑपरेशनली और फाइनेंशियली सेफ होना चाहिए। सप्लायर रियल टाइम बेसिस पे स्टॉक को अपडेट करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। ऐसे सप्लायर हमारे पास होना चाहिए। और लास्ट में कि सप्लायर फास्ट गुड की डिलीवरी दे सके। फिर हमारा वेयर हाउस ऑपरेशन आता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ई कॉमर्स में, उनके पास अपना वेयर हाउस होता है। लेकिन अगर हम मीडियोकर फर्म की बात करें, दे डोंट हैव देयर वेयर हाउस, बिकॉज वेयर हाउस is a very costly, it requires huge investment, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो जो स्मॉल और मीडियम कंपनी होता है सर, वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं अपने वेयर हाउस का काम, किसी और से सर्विस शेयर्ड बेसिस पे ले लेते हैं, ना कि वो अपना वेयर हाउस ऑपरेशन में जाते हैं। वैसे वेयर हाउस ऑपरेशन को ठीक करना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यही वो प्लेस होता है जहाँ से जब हम ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर का प्रोडक्ट वहाँ से पिक होता है, फिर पैकिंग होता है, और फिर उसके बाद डिलीवरी के लिए, शिपमेंट के लिए जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है शिपिंग एंड रिटर्न। शिपिंग एंड रिटर्न को
शिपिंग एंड रिटर्न को एक यूएसपी माना गया है ई कॉमर्स का, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि अगर आप गुड्स की डिलीवरी टाइम से कर देते हैं, गुड की डिलीवरी आप अगर फास्ट करते हैं, गुड की अगर रिटर्न आप फास्ट ले लेते हैं, तो इससे कस्टमर्स की लॉयल्टी ज़्यादा बनती है, कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होता है आपसे। चौथे नंबर पे सर हमारे पास आता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को एफिशिएंट और बेटर बनाने के लिए कि आपको वहाँ पर प्रोडक्ट के डिस्प्ले को ठीक करना पड़ेगा, कैटलॉग को देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट का डिस्प्ले सही होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए, ईज ऑफ सर्च होना चाहिए। अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट ढूंढना चाहता है, किसी प्राइस के फीचर देखना प्रोडक्ट का फीचर देखना चाहता है, वो ईजिली देख सके। इसके बाद आता है कि आपको हमें मार्केटिंग और लॉयल्टी प्रोग्राम भी देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे जैसे कूपन्स हो गए, डील्स हो गया, आपके वाउचर्स हो गए, आपके रिवार्ड्स हो गया, आपके एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। तभी हमारा ई कॉमर्स का बारे में लोगों तक मैसेज जाएगा, हम लॉयल कस्टमर बना पाएंगे, नए नए कस्टमर क्रिएट कर पाएंगे, पुराने कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे। हमें ऑफलाइन स्टोर पे भी काम करना पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन स्टोर से कस्टमर्स के माइंड में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कस्टमर्स के माइंड में कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इस कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस भी है। हमें डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड देना पड़ेगा, मतलब हमें कैश ऑन डिलीवरी भी देना पड़ेगा। जितने भी पेमेंट के ऑप्शन है सारे पेमेंट के ऑप्शन हमें देने पड़ेंगे। हमें अपने प्रोडक्ट में गारंटी देना पड़ेगा। गारंटी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जहां पर कस्टमर्स के माइंड में किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई शंका ही नहीं रह जाता है क्योंकि उसे लगता है कोई बात नहीं, 3 साल की गारंटी मिल रही है, नहीं होगा प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके का गारंटी प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आप ई कॉमर्स सिस्टम को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए जो पॉइंट से कस्टमर चाहता है कि हम इस सिस्टम में ना जाएं, आपको उस पॉइंट को ठीक करना पड़ेगा और वो पॉइंट होता है कस्टमर्स के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी। कस्टमर चाहता है कि जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है उस डेटा की प्राइवेसी हो, जो वो ऑर्डर दे रहा है उस ऑर्डर की प्राइवेसी होनी चाहिए, वो ऑर्डर किसी को लीक नहीं होना चाहिए, चाहे उनके घर के ही लोग क्यों ना हो उनको भी ऑर्डर लीक नहीं होना चाहिए। तो ये प्राइवेसी कंसर्न है और इसके लिए कंपनी को प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहिए। पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए, आपको अपने वेबसाइट पर उस प्राइवेसी का लिंक दे देना चाहिए कि कस्टमर अगर चाहे तो प्राइवेसी पॉलिसी देख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सिक्योरिटी की बात। सिक्योरिटी होता है कि जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, ई कॉमर्स कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड का डेटा है, डेबिट कार्ड का डेटा है, सर हमारा पर्सनल डिटेल है, वो डिटेल किसी हैकर्स के हाथ में ना लग जाए, आउटसाइडर्स के हाथ में ना लग जाए। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करना पड़ेगा। अगर इतना हम कर लेते हैं तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हमारा एफिशिएंट, इफेक्टिव और बेटर हो जाएगा। इसके बाद आता है सर देखिए ई वेंडर्स हमारा हो गया। तीसरे नंबर पे आता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको बैकबोन कहा गया है सर, ई कॉमर्स का इसे बैकबोन माना गया है। बगैर इसका आप ई कॉमर्स सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन में इस बैकबोन का आपकी ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए जो ई कॉमर्स सिस्टम बिल्ड करने का और रन करने का तरीका है टेक्नोलॉजी पे, वो कंपनी टू कंपनी डिफर भी करता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बट जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टेक्नोलॉजी का, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्केलेबिलिटी मतलब पीक लोड को एड्रेस करना है। पीक लोड मतलब होता है जब ज़्यादा लोड होता है, जैसे मान लो फेस्टिव सीजन में ज़्यादा लोड होगा तो हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए कि उस लोड को बेयर कर सके, उस लोड को हैंडल कर सके। ईजी टू यूज होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को उसे यूज़ करने में परेशानी हो, लोगों को यूज़ करने में दिक्कत आए, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए। और तीसरा हो गया कि टेक्नोलॉजी हमारा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी मशीन पे आपका टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे वेबसाइट है, पहले क्या होता था, वेबसाइट बहुत सारे मशीन पे नहीं चलते थे। आज भी जो मोबाइल ऐप होता है वो लैपटॉप पे नहीं चलता है, तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल ऐप जो है उसका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता
तो लैपटॉप पे भी चलता और टेलीविज़न पे भी चलता, वहाँ भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते थे, पर ऐसा तो अभी तक नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम देखें वेबसाइट में तो सर वेबसाइट में ऐसा हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर भी 4 कंपोनेंट की बात होती है, जैसे कंप्यूटर, डेटाबेस और सर्वर की बात होती है। कंप्यूटर स्मॉल मशीन होता है, अगर हम सर्वर की बात करें तो बिग मशीन होगा, जो मशीन दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस देता है, यूज़र को सर्विस देता है। डेटाबेस की बात करें तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होगा, एक जगह पर स्टोर किए जाते हैं इस तरीके से कि कम से कम समय में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो यूज़र को दी जा सके, मैनेजमेंट को दी जा सके, कंपनी के ऑनर को दी जा सके, गवर्नमेंट को दी जा सके। तो इसके लिए डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है कि जो लार्ज कंपनी है वो तो ये काम अपना खुद करते हैं, कंप्यूटर और डेटाबेस और सर्वर का। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज है दोस्तों, वो क्या करते हैं, क्लाउड में इस सर्विस को, क्लाउड मतलब हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना ये सेटअप बना के रखते हैं, और जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब ये सर्विस है, इन्फोसिस हो गया, ये सर्विस को बना के रखते हैं, इस सिस्टम को डेवलप करके रखते हैं। आपको अगर इस सिस्टम को यूज करना है तो आप कहीं से भी उसे यूज कर सकते हैं, आपको उस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि जहाँ ये सिस्टम बना रहेगा, आप कहीं से भी उसे यूज कर सकते हैं। और वो जो इस्तेमाल आप करते हैं वो पे पर यूज बेसिस पे होता है। पे पर यूज का मतलब होता है जितना आप यूज करेंगे सर उतना आप पे करेंगे, उतना आप पे करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में मोबाइल ऐप्स आते हैं। मोबाइल ऐप्स एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर मोबाइल के लिए, पोर्टेबल डिवाइस के लिए, हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए डेवलप किया जाता है। स्मार्टफोन पे चलता है, टैबलेट पे चलेगा, पीडीए पे चलेगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पे चलेगा। सर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप बनते हैं, इसलिए इसको कॉस्टली कहा जाता है। कॉस्टली प्रोपोजिशन होता है कंपनी के लिए, क्योंकि एक मोबाइल ऐप जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप होता है, जैसे ब्लैकबेरी के लिए डेवलप हुआ, टीजन के लिए डेवलप हुआ, है ना, वो आपका दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा ही नहीं। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको अलग से मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा। पर जितना भी मोबाइल ऐप आप बनाते हैं, उस मोबाइल ऐप के अंदर 5 मॉड्यूल्स होने चाहिए। पहला मॉड्यूल्स मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है। जब हम मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज खुलता है वो मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल होता है। मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, जिसका काम होता है वाउचर्स, कूपन्स वगैरह भेजना कस्टमर्स को, तो ये मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल होता है। मोबाइल मार्केटिंग मॉड्यूल एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल होता है, जिसका काम होता है कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना, नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करना, पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना। ये काम कंपनी में एम्प्लॉयज़ नहीं करके, मैनेजर नहीं करके, इसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर पहले होता था, लेकिन आज के डेट में इसके लिए मोबाइल मार्केटिंग मॉड्यूल का काम होता है, ये एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल का काम होता है। ये 3 मॉड्यूल हो गया। चौथा मॉड्यूल जो होता है कस्टमर सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का काम होता है दोस्तों कि ये कंपनी के बारे में डिटेल देता है, कंपनी के पास करेंट प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, दिस डैट, ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल का होगा। और सपोर्ट मॉड्यूल में आप जानते ही हो, अगर आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है, अगर किसी प्रोडक्ट को लेके कोई ग्रीवांसेस हैं तो आप कस्टमर सपोर्ट मॉड्यूल में जाते हो। लास्ट है मोबाइल बैंकिंग मॉड्यूल, इसके माध्यम से कंपनी आपसे पेमेंट लेती है और डिफरेंट पेमेंट के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा मोबाइल बैंकिंग मॉड्यूल हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डिजिटल लाइब्रेरी। दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट का डिटेल्स हैं, कस्टमर्स के डिटेल्स हैं, कंपनी के डिटेल्स हैं, ऑडियो वीडियो, जितना कुछ कंपनी के पास है, कंपनी क्या करते हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी बना के उसमें सारे चीज़ को रख देते हैं, ताकि एक जगह पर सारा डेटा आ जाए और वहाँ से डेटा अपना जहाँ जहाँ जिसको भेजना होगा, जिसको लेना होगा, देना होगा, सब एक जगह से होगा।
इसके लिए कंपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था किया है। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जैसा कि आप जानते हैं कस्टमर से लेके सप्लायर से लेके कंपनी तक जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की फैसिलिटी है। इसमें जगह जगह पर डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि हम जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो कुछ और होता है, आप जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो कुछ और होता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कई बार आप कुछ फाइल को ओपन करने गए होंगे तो आपको बता दिया जाता है फाइल फॉर्मेट डज नॉट सपोर्टेड, मतलब आपके कंप्यूटर में वो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखो यही है, अब अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो फट से फाइल खुल जाएगा। तो डेटा इंटरचेंज में एक चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे सेंडर के पास कुछ और फॉर्मेट होगा, रिसीवर के पास कुछ और फॉर्मेट है, बीच में इंटरमीडियरी के पास कुछ और फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट जगह जगह पर चेंज होते रहता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद चौथा कंपोनेंट जो ई कॉमर्स में आता है दोस्तों, वो नेटवर्क और इंटरनेट आता है। देखिए ई कॉमर्स के सक्सेस के लिए इसको बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर्स माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि जब तक हाई स्पीड का आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तब तक आप ई कॉमर्स सर्विस को चला नहीं सकते। ई कॉमर्स सर्विस को चलाने के लिए हाई स्पीड का नेटवर्क होना जो बहुत ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप याद करो जब आपने डिसएडवांटेज पढ़ा था तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये भी था कि हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी, अच्छी स्पीड की कनेक्टिविटी रूरल एरिया में नहीं मिलता, तो वहाँ पर वो डिसएडवांटेज था। इसलिए यहाँ पर इसको क्रिटिकल माना गया है कि अगर इसकी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप समझ जाओ ई कॉमर्स से तो आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, आज के डेट में 4G सर्विसेज, 5G सर्विसेज सब 4G लॉन्च हो चुका है, 5G अभी आने वाला है। वेब पोर्टल की बात करते हैं, ये एक इंटरफेस होता है जिस इंटरफेस के द्वारा कस्टमर्स कंपनी से इंटरैक्ट करता है, कंपनी के प्रोडक्ट को व्यू करता है। यहाँ पर प्रोडक्ट का डिटेल दिए जाते हैं, प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है, कैटलॉग और प्रोडक्ट डिस्प्ले इसी में होता है। तो पहला जो एक्सपीरियंस कंपनी के बारे में बनता है इसी वेब पोर्टल से बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी को ये जो वेब पोर्टल बनाना चाहिए इसको बड़े ध्यान से बनाना चाहिए, बहुत ध्यान से इसको डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि इसकी डिज़ाइन अगर थोड़ी भी गलत हो गया, मतलब ये अगर अट्रैक्टिव नहीं हुआ, अगर ये बोरिंग डिज़ाइन हो गया तो कस्टमर्स को इस सिस्टम को यूज़ करने में डिफ़िकल्ट होगा, बोरिंग होगा और कस्टमर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा आपके सिस्टम में। वो ज़्यादा टाइम स्पेंड तब कर सकता है जब आपका स्टोर अच्छा हो। इसको आप ऐसे माने कि बिग बाज़ार में जाते हैं तो सामान खरीदने में कितना अच्छा लगता है, अगर हम आधा घंटा वहाँ ज़्यादा रह भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गली मोहल्ले के दुकान में जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी चाहते हैं वहाँ से कि चलो निकलो यार, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, निकलो यहाँ से, मतलब हम चाहते हैं वहाँ से जल्दी से निकल जाएं। और बिग बाज़ार में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आधा घंटा ज़्यादा भी रुक जाए तो कोई बात नहीं है। देखो यही है, ये सेम है कि आपका जो वेबसाइट का डिज़ाइन होगा वो डिज़ाइन बताएगा कि आप कितना देर स्पेंड करते हैं उसके साथ। लास्ट है दोस्तों पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे ये एक वे होता है जिसके द्वारा कंपनी कस्टमर से पेमेंट लेते हैं। डिफरेंट टाइप के पेमेंट का सिस्टम प्रोवाइड होता है पेमेंट गेटवे के माध्यम से। तो पेमेंट गेटवे का अच्छा होना, क्योंकि देखो पेमेंट गेटवे पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के चोरी का रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग होता है। तो हमें इसकी अवेलेबिलिटी भी देनी पड़ेगी, हमें इसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हाईली सिक्योर भी होना चाहिए, स्केलेबल भी होना चाहिए, ये पीक लोड को हैंडल भी कर ले, ये सारी फैसिलिटी हमें इसके अंदर देनी पड़ेगी। ये हमारा पेमेंट गेटवे हो गया। यहाँ तक हमने दोस्तों पिछली क्लास में किया था, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या व्हाट फैक्टर्स वेंडर नीड्स टू इंश्योर, वेंडर को क्या फैक्टर इंश्योर करना पड़ेगा बेटर, इफेक्टिव और एफिशिएंट के लिए। तो सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस ऑपरेशन, शिपिंग, कैटलॉग, मार्केटिंग, लॉयल्टी, शोरूम ऑफलाइन, डिफरेंट ऑर्डरिंग, गारंटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। फिर एक क्वेश्चन आया मोबाइल ऐप को डिस्क्राइब करें, इसके मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब करें। ये क्वेश्चन हमने बना के दिया है, अभी तक RTP MTP में जगह नहीं लिया है, प्रैक्टिस मैनुअल में जगह नहीं लिया है। उम्मीद करते हैं कि अगर ये
ये जगह लेता है तो दोस्तों निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आएगा। वैसे अभी आपकी मर्जी, आप इसे कह सकते हो लेस इम्पोर्टेंट है, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखिए मोबाइल ऐप में यहाँ पर इंक्लूड्स मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल, मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सपोर्ट एंड मोबाइल। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 14 जो कि प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह में है, पर इसकी चर्चा हम आज की क्लास में अभी करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास का कंटेंट शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमें रिवाइज करने में, पिछले 2 घंटे की क्लास को रिवाइज करने में 15 मिनट्स लगा है। दोस्तों मैं एक बात बताऊँगा, ये 15 मिनट भी बच्चे नहीं दे पाते, जबकि आप सोच के देखो कि 15 मिनट, 2 घंटे की क्लास को हम 15 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं। और रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए। बहुत लोग रिवीजन के समय में हमसे सवाल करते हैं कि सर कैसे रिवाइज करूं, क्या पूरा पढूं? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा जाता है। रिवीजन पूरा का कभी नहीं होता। रिवीजन ऐसे ही होता है जैसे मैं आपको रिवीजन अभी करवाया हूं। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को रिवाइज करनी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हमें दोस्तों यहाँ पर आर्किटेक्चर करना है, दैट इज आर्किटेक्चर। देखिए ये वाला टॉपिक करना है आर्किटेक्चर। तो आज की क्लास में हम आर्किटेक्चर करेंगे, नेटवर्क आर्किटेक्चर आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। सबसे पहला तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, देखो 2 वर्ड। आर्किटेक्चर का मतलब होता है दोस्तों स्टाइल ऑफ डिज़ाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो 2 वर्ड को आप हाईलाइट करोगे तो वो आर्किटेक्चर होगा। अगर हम किसी जगह पर, जैसे आर्किटेक्चर का मीनिंग 2 चीज़ होता है, एक होता है स्टाइल ऑफ डिज़ाइन और दूसरा होता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये है आर्किटेक्चर का मीनिंग। 2 वर्ड से आपका आर्किटेक्चर क्लियर होता है। पहले तो स्टाइल ऑफ डिज़ाइन, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का स्टाइल ऑफ डिज़ाइन क्या है, बिल्डिंग का स्टाइल ऑफ डिज़ाइन क्या है, बिल्डिंग का मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, बिल्डिंग का मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ये होता है हमारा आर्किटेक्चर। दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर, इसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं सर। अब आइए अगर नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात करें, नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात करें, जिसकी बात हम लोग यहाँ करना चाहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो बहुत ऑब्वियस है। अब इसी चीज़ से निकलेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने कहा स्टाइल ऑफ डिज़ाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब भी तो यही होगा कि नेटवर्क सिस्टम में स्टाइल ऑफ डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का क्या है, डिज़ाइन का स्टाइल, और दूसरा मेथड ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन नेटवर्क। नेटवर्क में आप कैसे एक दूसरे चीज़ों को कनेक्ट करते हो, तो नेटवर्क में कैसे आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, और नेटवर्क के डिज़ाइन का स्टाइल क्या है, डिज़ाइन का स्टाइल क्या है, ये बताएगा नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसका मतलब डिज़ाइन के स्टाइल डिफरेंट होते होंगे सर, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं डिज़ाइन के स्टाइल। नेटवर्क में डिज़ाइन के स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब सुनिए, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में दोस्तों 3 मेन सिस्टम होता है, कंपोनेंट आप कह, 3 मेन सब सिस्टम होता है जिसका नेटवर्क में आपको ऑर्गेनाइजेशन आज की क्लास में सीखना है। 3 मेन पार्ट है जिसका आपको यहाँ पर सीखना है। अब वो 3 मेन पार्ट क्या है, आइए आपको मैं समझाता हूँ 3 मेन पार्ट क्या है। देखो, एक पार्ट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन पार्ट।
प्रेजेंटेशन पार्ट। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस पार्ट, बिजनेस पार्ट। और तीसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डेटा पार्ट। बिजनेस पार्ट और डेटा पार्ट। देखिए, जहां पर प्रेजेंटेशन पार्ट होता है, जहां कहीं भी प्रेजेंटेशन पार्ट होता है, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां से डेटा की एंट्री होती है। यहां से डेटा का एंट्री, डेटा एंट्री मतलब रिक्वेस्ट यहां से एंटर होगा, रिक्वेस्ट की एंट्री होती है। अब बट ऑब्वियस है, रिक्वेस्ट की एंट्री जो होगी उससे पहले लॉगिन भी होगा, तो यहां पर लॉगिन का काम होगा। लॉगिन होगा, रिक्वेस्ट का एंट्री होगा, ये रिक्वेस्ट का एंट्री पॉइंट होता है, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि यहीं पर क्लाइंट होता है, क्लाइंट यहीं पर होगा। भाई क्लाइंट जहां होगा वहीं से तो रिक्वेस्ट रेज होगा। क्लाइंट जैसे मान लो हम और आप क्लाइंट हो गए, हम और आप क्लाइंट हो गए, तो हमारे और आपके मशीन से तो रिक्वेस्ट रेज होगा। अच्छा, आप हम सब ने जान सीखा है अभी तक कि हम सब लोगों को पहले लॉगिन करना पड़ता है, और लॉगिन करने के बाद फिर हम एंट्री करते हैं, फिर हम एंट्री करते हैं। तो ये हमारा ई कॉमर्स में प्रेजेंटेशन पार्ट कहलाता है, प्रेजेंटेशन पार्ट कहलाता है। अब आइए हम आते हैं बिजनेस पार्ट में। जब बिजनेस पार्ट में आते हैं तो यहाँ पर डेटा की प्रोसेसिंग होती है, डेटा का प्रोसेसिंग होता है। मतलब आप ये समझ लो कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन यहीं प्रोसेस होगा। ट्रांजैक्शन जैसे आपका सेल और परचेज, सेल परचेज साथ में पेमेंट, पेमेंट, इसकी यहाँ प्रोसेसिंग होगी, इसकी यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग होगी। मतलब आप जो रिक्वेस्ट देंगे, जैसे आपने ऑर्डर दिया तो आपका ऑर्डर यहाँ प्रोसेस होगा। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर बिजनेस होगा, मतलब बिजनेस एंटिटी यहीं होगा, बिजनेस एंटिटी यहाँ होगा। ये तो हमारा क्लाइंट का पार्ट हो गया। क्लाइंट मतलब कस्टमर्स, क्लाइंट मतलब कस्टमर्स, यहाँ पर कस्टमर्स होगा। यहाँ पर बिजनेस एंटिटी होगा, बिजनेस एंटिटी जो प्रोसेस करेगा, जो प्रोसेस करेगा। अब आइए जब हम डेटा पार्ट में आते हैं तो यहाँ पर स्टोरेज ऑफ डेटा होता है, यहाँ डेटा स्टोर होता है। चाहे वो डेटा कोई भी हो सकता है दोस्तों, वो डेटा कोई भी हो सकता है। वो डेटा प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है। यहाँ डेटा मान लीजिए सप्लायर का हो सकता है, यहाँ डेटा मान लेते हैं कस्टमर्स का हो सकता है। हर किसी का डेटा, कस्टमर्स का डेटा, यहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा हो सकता है, टैक्स वगैरह। तो सारा डेटा जो होता है वो डेटा पार्ट में होता है, सारा डेटा जो होगा वो डेटा पार्ट में होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ई कॉमर्स सिस्टम में अगर देखा जाए तो 3 पार्ट होगा। एक पार्ट होगा ई कॉमर्स का जिसको प्रेजेंटेशन पार्ट बोलेंगे। प्रेजेंटेशन पार्ट में हमने 2 चीज़ बोला, यहाँ डेटा का एंट्री होगा, मतलब रिक्वेस्ट यहीं से रेज होगा। फिर हमने कहा कि यहाँ लॉगिन होगा, मतलब कस्टमर पहले अपना लॉगिन करेगा। तो यहाँ पर क्लाइंट होगा, यहाँ सर कस्टमर्स होगा। जब हम बिजनेस पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर डेटा की प्रोसेसिंग होगा, मतलब डेटा प्रोसेसिंग, जैसे मान लो आपने ऑर्डर दिया तो आपके ऑर्डर की यहाँ प्रोसेसिंग होगा। आपने परचेज ऑर्डर किया तो आपकी ऑर्डर यहाँ प्रोसेस होगा। तो सेल, परचेज या पेमेंट जो आप करते हैं, इन सब का प्रोसेसिंग होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर बिजनेस एंटिटी होगा। अब यहाँ जो है दोस्तों, ये देखिए डेटा का स्टोरेज, डेटा का स्टोरेज डेटा पार्ट, बट ऑब्वियस है यहाँ भी बिजनेस ही होगा, मतलब बिजनेस एंटिटी यहाँ भी होगा, क्योंकि ये काम तो बिजनेस एंटिटी के पास ही होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये सेम बिजनेस एंटिटी होगा या अलग बिजनेस एंटिटी होगा, ये डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर पे। सेम बिजनेस एंटिटी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर पे। जैसे मैं अभी के अभी एक छोटा सा एग्जांपल से इसको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके इसे क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों। ये देखिए,
यहाँ पर अगर हम इस जगह पर कहें इंडियन रेलवेज, यहाँ हम इंडियन रेलवेज को रखना चाहते हैं, इंडियन रेलवेज, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड नंबर पे इस जगह पर हम रखना चाहते हैं irctc.co.in, और यहाँ पर हम रखना चाहते हैं trip.com, यहाँ पर हम रखना चाहते हैं सर यात्रा.com, इसको रखना चाहते हैं। देखिए ये मिडिल लेवल पे रखना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे तो आप समझ ही गए होंगे कि तीसरे नंबर पे कौन होगा सर, तो तीसरे नंबर पर हम और आप रख लेते हैं अपने आप को। मतलब यहाँ पर आप पब्लिक को रख दो, यहाँ पर आप कस्टमर्स को रख दो, हम और आप जिसे हमें टिकट बुक करना है, तो यहाँ पर हमने पब्लिक को रख दिया। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ से इसको रिकॉल करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम ई कॉमर्स के 3 पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन पार्ट, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा मतलब हम आर्किटेक्चर डील कर रहे हैं, दूसरा हमने पढ़ा सर बिजनेस पार्ट, तीसरा हमने पढ़ा डेटा पार्ट। अब आइए प्रेजेंटेशन पार्ट में डेटा का एंट्री होगा सर, और वहाँ पर रिक्वेस्ट रेज होगा वहाँ से, और यहीं पर कस्टमर लॉगिन करेंगे। दूसरा पार्ट जो है यहाँ डेटा का प्रोसेसिंग होगा, मतलब सेल परचेज या पेमेंट का यहाँ प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। बिजनेस एंटिटी को हमने यहाँ पर रख दिया। तीसरा पार्ट में हमने कहा डेटा पार्ट होगा, मतलब यहाँ डेटा का स्टोरेज होगा। डेटा जितने भी टाइप का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा, सप्लायर का डेटा, कस्टमर्स का डेटा, गवर्नमेंट का डेटा, ये सारा डेटा सर यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ भी बिजनेस एंटिटी होगा। अब हमने एक एग्जाम्पल से इसको लाइव बना दिया। एक एग्जाम्पल से हमने कहा मान लीजिए यहाँ पर इंडियन रेलवे है, राइट, मतलब मैं इंडियन रेल टिकटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, रेल टिकटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर हमने दे दिया IRCTC मेक माई ट्रिप यात्रा.com, और यहाँ पर हमने रख लिया पब्लिक को, हम अपने आप को यहाँ पर रख लिए। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि देखिए मैंने कहा था ना कि इस दोनों जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, या तो सेम कंपनी होगा या हो सकता है सर कंपनी अलग अलग होगा, कंपनी डिफरेंट भी हो सकता है, कंपनी सेम भी हो सकता है। जैसे अब याद करो, आपको मैंने ई कॉमर्स में बताया था डायरेक्ट सेल, और आपको मैंने बताया था इनडायरेक्ट सेल। जैसे अब एक मिनट आइए, अगर हम यहाँ पर कहें कि यहाँ सोनी कंपनी है और यहाँ पर सर अमेजॉन है, और यहाँ तो हम और आप होंगे, तो देखिए सोनी कंपनी के पास डेटा है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का डेटा अमेजॉन को प्रोवाइड हो रहा है, अमेजॉन से आपके पास आ रहा है, अमेजॉन एक्चुअल में प्रोसेस करने वाला हो गया। लेकिन अगर यहाँ भी सोनी आ जाए और यहाँ भी सोनी आ जाए, इसका मतलब हुआ कि आप सामान खरीद रहे हैं sony.com से, और यहाँ पर सोनी कंपनी ने अपना डेटाबेस बना रखा है, अपना डेटाबेस, तो यहाँ दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। यही चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली बोला था कि दोनों कंपनी सेम भी हो सकता है, दोनों कंपनी अलग भी हो सकते हैं, राइट। अब आइए क्या हमें यहाँ पर आर्किटेक्चर सीखना है सर, हमें 3 आर्किटेक्चर हमारे पास होते हैं। वैसे आपके बुक में केवल और केवल 2 आर्किटेक्चर का डिस्कस हुआ है, जबकि अगर देखा जाए तो सर 3 आर्किटेक्चर टोटल होते हैं। वैसे मैं आपको रिपीटेडली बता रहा हूं कि आपके बुक में 2 आर्किटेक्चर की बात की गई है, राइट। देखिए अगर हम ICI के स्टडी मैट की बात करें, ICI का स्टडी मैट की बात करें, तो ये यहाँ पर इन्होंने केवल और केवल 2 आर्किटेक्चर बताया। एक बताया 2 टियर और दूसरा बताया 3 टियर। ये दो टियर बताया इन्होंने, एक 2 टियर और एक 3 टियर। तो 2 इन्होंने आर्किटेक्चर बताया, जबकि एक आर्किटेक्चर को इन्होंने छिपा लिया। वैसे एक और आर्किटेक्चर है, मतलब टोटल 4 आर्किटेक्चर है, जिसमें से इन्होंने 2 आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, 2 को इन्होंने हाइड कर दिया। अब दोस्तों देखो 2 टियर से पहले बिफोर 2 टियर सिंगल टियर आर्किटेक्चर था। बिफोर 2 टियर
देयर वाज सिंगल टियर आर्किटेक्चर, सिंगल टियर आर्किटेक्चर। अब इसको समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं एक रेलवे का ही एग्जाम्पल से इस सारे चीज़ को समझा दूँ। रेलवे का ही एग्जाम्पल लेते हैं और इससे इन चीज़ों को विजुलाइज कर लेते हैं। देखिए, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये आपको बता रहा हूँ बिफोर 2000, 2000 ईस्वी के पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 2000 ईस्वी के पहले की बात बता रहा हूँ। 2000 ईस्वी के पहले क्या होता था, जो रेलवे का रिजर्वेशन का काम होता था, रेलवे रिजर्वेशन, ये बेटे एक रिजर्वेशन सेंटर पे, ये सेंटर है मान लो दिल्ली का, ये दिल्ली का सेंटर है। तो यहां पर तीनों चीज होता था, प्रेजेंटेशन, दैट इज बिजनेस डेटा, तीनों एक ही मशीन पे होता था। ये सिंगल मशीन है, ये सिंगल कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर पे तीनों होता था। ये हो गया सिंगल टायर, इसको हम सिंगल टायर कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल टायर। देखिए बिफोर 2000 ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस सिस्टम इज सिंगल टायर, ये सिंगल टायर है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर किसी आदमी को दिल्ली से टिकट कटवाना है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को पटना से दिल्ली का टिकट वापस कटवाना है तो यहाँ नहीं कटेगा। अगर किसी आदमी को पटना से दिल्ली के टिकट रिजर्वेशन लेना है तो दिल्ली के रिजर्वेशन सेंटर पे नहीं होगा, और ऐसा होता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि 2000 ईस्वी के पहले क्या आप दिल्ली से बैठ के पटना से या कोलकाता से दिल्ली का टिकट बुक कर सकते थे, कहेंगे नहीं कर सकते थे। मतलब इसके लिए हमें उस डेस्टिनेशन पे किसी न किसी अपने जानकार को फ़ोन करना पड़ता था, उसको तारीख बताना पड़ता था कि इतने तारीख का ज़रा उधर से वापसी का टिकट आप लेके रख लो। उसे पैसे देने पड़ते थे, या पहले अगर आपके पास मतलब उनके पास ट्रस्ट है तो आप उन्हें बोल देते थे, वो आपके लिए टिकट बुक कर लेते थे। आप जब वहाँ जाते थे तो फिर आप उन्हें पेमेंट कर देते थे। तो ये पुरानी सिस्टम था, ये पहले का सिस्टम था, राइट, जो कि सिंगल टियर का सिस्टम था। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, एक बार में एक ही यूजर यहाँ टिकट बुक कर सकता है। एक बार में इस मशीन से एक ही यूजर की टिकट बुकिंग होगी, तो सिंगल पर्सन की टिकट बुकिंग होगी। और दूसरा, जिस जगह से ट्रेन जानी है उसी जगह की केवल टिकट बुकिंग होगी, बाकी दूसरे जगह से, क्योंकि दूसरे जगह का डेटा ही नहीं है। आप सोच के देखो, यहाँ दूसरे जगह का डेटा ही नहीं है। ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं, ये डेटा है कहाँ, तो डेटा ही नहीं है दूसरे जगह का, कोई नेटवर्क नहीं होता था। मतलब पटना का रिजर्वेशन सेंटर और दिल्ली के रिजर्वेशन सेंटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, नो कनेक्शन बिटवीन टू रिजर्वेशन सेंटर। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, नो नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन टू रिजर्वेशन सेंटर, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता था, कोई नेटवर्क नहीं होता था। तो ये था सिंगल टायर सिस्टम। दोस्तों बहुत बहुत बेकार सिस्टम था, बहुत बेकार सिस्टम था। तो आइए, रेलवे ने माइग्रेट किया, रेलवे माइग्रेट किया टू टायर सिस्टम में। कैसे रेलवे माइग्रेट करता है टू टायर सिस्टम में, आइए समझाते हैं आपको, ठीक है। अब हम इंडियन रेलवे का टू टायर सिस्टम की बात करते हैं, टू टायर सिस्टम। अब हम इसकी बात करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, रेलवे ने क्या किया, सारे जगह का डेटा उठा के एक जगह रख दिया। देखिए, ऑल डेटा एट वन प्लेस, मतलब पटना, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, जितने भी हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, जितने भी, ऑल ओवर इंडिया, सारे जगह के ट्रेन का डेटा उठा के एक जगह रख दिया, वन प्लेस। और इसको उन्होंने कहा डेटा टायर,
ये हो गया डेटा टायर। अब इन्होंने क्या किया देखो, इस डेटा टायर को इन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे, दैट इज प्रेजेंटेशन टायर या क्लाइंट टायर से, क्लाइंट टायर। अब ये क्लाइंट में और हम और आप नहीं है, एक्चुअल में क्लाइंट में रिजर्वेशन सेंटर। रिजर्वेशन सेंटर जैसे मान लो पटना का, फिर ऐसे ही इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया रिजर्वेशन सेंटर दिल्ली, दिल्ली के रिजर्वेशन सेंटर से कनेक्ट कर दिया, दिल्ली के रिजर्वेशन सेंटर से कनेक्ट कर दिया, ये भी क्लाइंट हुआ, ये भी क्लाइंट हुआ। अब देखो डेटा तो यहाँ हो गया, तो आपको हमने तीन चीज़ पढ़ाया था, याद करो, तीन चीज़ पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाए थे देखो, प्रेजेंटेशन, बिजनेस और डेटा, तीन चीज़ बताया था। ये देखिए हमारे सामने है, यहाँ पर हमने कहा था प्रेजेंटेशन, यहाँ पर हमने कहा था बिजनेस और हमने बताया था डेटा। तो डेटा तो अलग कर दिया रेलवे ने डेटा को अलग कर दिया। पहले तो क्या था, सिंगल टायर में तीनों चीज़ एक साथ था, सिंगल टायर में तीनों चीज़ एक साथ था। टू टायर जब आया तो रेलवे ने क्या किया है देखिए, डेटा को एक जगह ले लिया और इसके बाद इन्होंने प्रेजेंटेशन टायर क्लाइंट टायर पे इन्होंने रिजर्वेशन सेंटर बना दिए अपने, पटना दिल्ली अलग अलग रिजर्वेशन सेंटर जो था, यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ रख दिए। क्या क्या रखे होंगे यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंटेशन प्लस बिजनेस, ये यहाँ रख दिया। यहाँ भी इन्होंने प्रेजेंटेशन प्लस बिजनेस, हर रिजर्वेशन सेंटर पे। बट एक चीज़ इन्होंने पब्लिक के लिए इसे ओपन नहीं किया। पब्लिक का मतलब इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन कराना है तो हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, रिजर्वेशन कराना है तो हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा। मतलब हम आपको घर से आपके मोबाइल से रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं देते, आपको आपके घर से हम रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं देते। ये चीज़ रेलवे ने कहा, ये चीज़ रेलवे ने कहा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम आपको आपके जगह से रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं देते हैं, राइट। तो ये हुआ टू टायर सिस्टम, देखो इसी को कहा टू टायर सिस्टम। अब आइए, रेलवे के पास जब नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होने लगे तो रेलवे ने इसे कन्वर्ट कर दिया थ्री टायर सिस्टम में। कैसे कन्वर्ट करता है थ्री टायर सिस्टम में, अब आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ से बिजनेस टायर को खींच के निकाल लो, बिजनेस टायर को भी अलग कर दो, बिजनेस टायर को अलग कर दो, मतलब आप आ जाओ इस सिस्टम पे। ये देखिए ये रेलवे का थ्री टायर सिस्टम हो गया, यही तो है, ये रेलवे का थ्री टायर सिस्टम हो गया। रेलवे ने अपना डेटा एक जगह कर लिया, डेटा, फिर ये काम उन्होंने डिफरेंट कंपनीज को दे दिया, डिफरेंट कंपनीज को दे दिया और इससे कनेक्ट हो गया कंपनी, इससे कनेक्ट हो गया कंपनी। मतलब अगर इस सिस्टम को हम यहाँ से देखें तो अब ऐसे होगा, देखो ये हुआ पब्लिक जिसको हम कस्टमर कहेंगे या जिसको हम क्लाइंट कहेंगे। तो इसका जो मशीन होगा यहाँ पर होगा प्रेजेंटेशन, मतलब दो काम होगा, लॉगिन का काम होगा और लॉगिन के बाद रिक्वेस्ट जनरेट होगा, यहीं से रेलवे के टिकट की रिक्वेस्ट जाएगी। ये जो रिक्वेस्ट जाएगी ये यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन होगा और इससे आप कनेक्ट होंगे irctc.co.in से। ये क्या हुआ देखिए, ये हुआ बिजनेस, बिजनेस, इसको हम बिजनेस टायर कहते हैं, इसको हम प्रेजेंटेशन टायर कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखिए, रिक्वेस्ट यहाँ से चलेगा, रिक्वेस्ट यहाँ रेज हुआ, ये रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस होगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके फिर रिजल्ट वापस आएगा, रिजल्ट वापस आएगा। बट एक मिनट,
ये रिक्वेस्ट तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक इसके पास ट्रेन का डेटा अवेलेबल नहीं होगा। जिस डेट का आपको टिकट चाहिए, ये मत भूलिए कि IRCTC भी टिकट बुक कर रहा है और एट द सेम टाइम MakeMyTrip.com भी टिकट बुक कर रहा है, और कई लोग Yatra.com का यूज कर रहे हैं, कई लोग EasyGo.com का यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत कंपनीज के वेबसाइट हैं जहां से आप रेलवे के टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा रेलवे के सर्वर से, रेलवे के डेटाबेस सर्वर से इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर उसके कम्युनिकेशन का ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये कम्युनिकेट करते हैं रेलवे के सर्वर से, रियल टाइम बेसिस पे रेलवे के सर्वर से कम्युनिकेट करता है। देखिए अब यहाँ पर रेलवे का डेटाबेस है, डेटाबेस है। तो ये हो गया आपका डेटा टायर, डेटा टायर। देखो अब इसको हम कहते हैं 3 टायर सिस्टम। दोस्तों ये हो गया हमारा 3 टायर सिस्टम। आज के डेट में हमारा यही सिस्टम चल रहा है, आज के डेट में हमारा सर यही सिस्टम चल रहा है, ये 3 टायर सिस्टम आज के डेट में हमारा चल रहा है, राइट। तो ये हमारा 3 टायर सिस्टम हो गया। देखिए मैं एक बार यहाँ से समझना चाहता हूँ फिर से दोबारा। ये पब्लिक है, पब्लिक है जहाँ से क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करता है, वो जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट जाता है IRCTC के पास, IRCTC से वो रिक्वेस्ट जाता है, दैट इज़, हाँ यहाँ भी बीच में इंटरनेट होगा दोस्तों, यहाँ भी बीच में इंटरनेट होगा, जिससे वो कनेक्ट होता है रेलवे के डेटाबेस से कनेक्ट होता है, और रेलवे का डेटाबेस जो होता है उसको रियल टाइम बेसिस पे डेटा प्रोवाइड करता है कि हाँ इतने टिकट अवेलेबल है, फलाने डेट में इतना टिकट अवेलेबल है। तो ये 3 टायर सिस्टम हो गया। तो देखो कैसे कैसे पहले फर्स्ट टायर हुआ करता था, फिर सेकंड टायर में आया, फिर अब 3 टायर में सिस्टम आ चुका है, और आज के डेट में जो प्रेजेंट में सिस्टम हमारा चल रहा है दोस्तों, ये यही 3 टायर वाला सिस्टम हमारा चल रहा है, राइट। ये है सर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। अभी तक हम आपको विजुअलाइजेशन पे रखे थे, राइट। अब हम आपको लेके आ रहे हैं स्टडी मटेरियल पे, जहाँ से हम इसे रीड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़रा पावर पॉइंट का भी विजुअलाइजेशन देख लें तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं आर्किटेक्चर के बारे में बताया, तो बिल्डिंग में जो बिल्डिंग के डिज़ाइन का स्टाइल होगा, जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, देखिए यहाँ डिज़ाइन है, ठीक है, क्या बेहतरीन डिज़ाइन है। अब यहाँ आर्किटेक्चर का डेफिनेशन दिया गया है, स्टाइल ऑफ डिज़ाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ आर्किटेक्चर कहते हैं। यहाँ पर वेब बेस्ड ई-कॉमर्स का आर्किटेक्चर बताया गया है। देखिए यही मैंने आपको बताया था, ये क्लाइंट का यूज़र का मशीन है, ये यूज़र का मशीन है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है एप्लीकेशन वेब सर्वर से, यही आपका IRCTC हो गया, यहीं पर बिजनेस होता है दोस्तों। ये एप्लीकेशन वेब सर्वर इसको बोल लो, इसको आप मिडिल टायर बोल लो, बहुत सारे नाम से इसको हम बुलाते हैं दोस्तों, पर है तो एक ही बात। अब ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, डेटाबेस सर्वर, देखिए ये रेलवे का डेटाबेस सर्वर है, रेलवे का डेटाबेस सर्वर है। तो ये आपका वेब आर्किटेक्चर हो गया। ई-कॉमर्स आर्किटेक्चर में लिखा हुआ है, इट डिनोट्स द वे नेटवर्क आर्किटेक्चर आर बिल्ड, ई-कॉमर्स रन थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर। 2 टायर एंड 3 टायर होगा। देखो यहाँ पर टायर आर्किटेक्चर में प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस मैंने आपको पहले बताया था। प्रेजेंटेशन, इस एप्लीकेशन को मैंने बिजनेस बताया था, इसको आप बिजनेस बोलो या एप्लीकेशन बोलो, बात बराबर है दोस्तों। बिजनेस एप्लीकेशन एक है, डेटाबेस है। देखिए यहाँ पर रेलवे का एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, कैरिंग 7.2 बिलियन ऑफ पैसेंजर्स, थर्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क कवरिंग 64,000 किलोमीटर, 7,000 स्टेशंस, 19,000 ट्रेन्स, 31 करोड़ टिकट्स बुकड एनुअली, 31 करोड़ एनुअली बुक होता है, 15,000 टिकट बुकड ऑनलाइन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 15,000 टिकट बुक होता है रेलवे में। सोच के देखिए आप कि कितना
ह्यूज सिस्टम है, कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितना लार्ज स्केल का प्रोसेसिंग पावर होगा, है ना। 3 लाख कॉन्करेंट यूजर आर गिवन टाइम, 3 लाख कॉन्करेंट यूजर, मतलब एक समय में रेलवे के सिस्टम को 3 लाख यूजर यूज कर रहा होता है। बिगेस्ट ई कॉमर्स साइट इन ऑल ऑफ एशिया, पूरे एशिया में इससे बड़ा ई कॉमर्स साइट और कोई नहीं होगा दोस्तों, जो कि आईआरसीटीसी का है, जो कि रेलवे का साइट है। सोच के देखिए, और वो साइट के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। वन अमॉन्ग मोस्ट व्यूड वेबसाइट इन द वर्ल्ड इन टॉप 750 टॉप साइट्स वर्ल्ड वाइड, growing at a CAGR of 12%, earning of Indian Railway higher than total value of Amazon and Flipkart, दोनों को मिला दो। अब आइए टीयर आर्किटेक्चर में, ये फर्स्ट टीयर आर्किटेक्चर है। देखो मैंने आपको बताया था कि तीनों चीज़ एक साथ अगर आ जाए, तीनों एक साथ का मतलब देखो जहाँ भी ये कंप्यूटर हो, ये कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ होगा, प्रेजेंटेशन होगा और प्लस एप्लीकेशन होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमेशा डेटाबेस को डिनोट करता है। जैसे सिलेंडरिकल चीज़ आपको दिख जाए नेटवर्क वाले में, आईटी वाले में, तो आप समझ जाओ डेटा का स्टोरेज है। देखिए 1 टियर आर्किटेक्चर में बता रहा है यहाँ पर, दैट इज ये 1 टियर आर्किटेक्चर है। यूजर्स हैं, यूनिफाइड रेलवे रिजर्वेशन फ्रंट एंड है, यहाँ पर रिजर्वेशन का डेटाबेस है। और ये सब देखो एक लाइन दिया गया है, मतलब ये कह रहा है सब एक के अंदर ही है। ये जो लाइन है आपका, ये लाइन बता रहा है सब एक में है, ये सब एक के अंदर ही है, सिस्टम सारे सिंगल सिस्टम में है, राइट। अब इसके बाद आता है 2 टायर सिस्टम। देखिए 2 टायर सिस्टम में क्या किया गया, डेटाबेस टायर को अलग कर दिया गया और क्लाइंट कंप्यूटर को अलग कर दिया गया। यहाँ क्लाइंट का मतलब हुआ रिजर्वेशन सेंटर। आप कह सकते हैं ये दिल्ली का रिजर्वेशन सेंटर है, ये पटना का रिजर्वेशन सेंटर है, सर ये कोलकाता का रिजर्वेशन सेंटर है। अब आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो 2 टायर में देखिए यहाँ से रिक्वेस्ट आएगा डेटाबेस में, डेटाबेस रिस्पॉन्स देगा। ये है 2 टायर सिस्टम सर, ये है 2 टायर सिस्टम कि डेटाबेस जो सिस्टम क्लाइंट का होता है वहाँ से रिक्वेस्ट आएगा, फिर उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा। 2 टायर सिस्टम में वही बार बार वही बात हो रही है कि यूजर HTTP का रिक्वेस्ट भेजता है तो यहाँ से HTTP को रिस्पॉन्स जाता है, रिस्पॉन्स जाता है। अब ये वाला डायग्राम आपके बुक में यूज किया गया है कि ये डेटाबेस का सर्वर है, यहाँ क्लाइंट है, जहाँ प्रेजेंटेशन लॉजिक है और बिजनेस रूल्स है। देखिए दोनों चीज़ आ गया, प्रेजेंटेशन लॉजिक और बिजनेस रूल। प्रेजेंटेशन लॉजिक वही जहाँ पर लॉगिन होगा और लॉगिन के साथ साथ जहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट रेज होगा, और बिजनेस रूल्स जहाँ पर बिजनेस के अकॉर्डिंगली डेटा का प्रोसेसिंग होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, पेमेंट प्रोसेस होगा। और डेटा का काम होता है केवल और केवल डेटा को स्टोर करके रखना, नथिंग एल्स। इसके बाद 3 टायर आर्किटेक्चर में हम आ गए। ये हमारा प्रेजेंटेशन टायर है जहाँ पर क्लाइंट, अब देखो डिफरेंट मशीन आ गए, ये मशीन, ये मशीन, ये मशीन अलग अलग आ गया। मोबाइल पे भी अब टिकट बुक होगा। ये आपका एप्लीकेशन टायर है, ये आपका डेटा टायर है। एप्लीकेशन टायर मतलब जहाँ पर बिजनेस होगा, बिजनेस का सर्वर होगा जो डेटा को प्रोसेस करेगा, जहाँ पर बिजनेस का प्रोसेसिंग होगा। और डेटा टायर पे तो हमारा डेटा होगा, ठीक है। यहाँ पर एन इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है। इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को भी 3 टायर में समझाया गया है कि ये डेटाबेस है, यहाँ पर वेब सर्वर होता है और यहाँ क्लाइंट का मशीन होता है। तो देखो 3 टायर यहाँ भी बन गया, अलग अलग होते हैं तीनों, मतलब बैंक का डेटाबेस अलग होता है, फिर बैंक का अपना जो वेब सर्वर होता है वो अलग होता है, और क्लाइंट का पार्ट अलग होता है, क्लाइंट का पार्ट अलग होता है, राइट। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा के इसको हम लोग स्टडी मटेरियल से सर रीड कर लेते हैं। अब रीडिंग का काम रह गया है, इसको रीड करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा टीयर आर्किटेक्चर है, बहुत कुछ तो मैंने आपको इसी में क्लियर कर दिया, जो आपको मैंने इतना एलाबोरेटिव वे में इसका विजुलाइजेशन करवाया दोस्तों वहीं पर क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ लिखा है आर्किटेक्चर टर्म यूज टू डिजाइन स्टाइल ऑफ
स्टाइल ऑफ डिज़ाइन, फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है कि नहीं। इसके बाद जब ई कॉमर्स में आता है तो ई कॉमर्स रन्स थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम विच कैन हैव टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, 2 टायर और 3 टायर। मैंने आपको बताया वैसे 4 टायर हैं, 2 टायर, 3 टायर, सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर और n टायर। तो 4 टायर के आर्किटेक्चर होते हैं, जिसमें आप लोगों के बुक में केवल और केवल 2 टायर के यहाँ पर चर्चा किया। अब आइए 2 टायर सिस्टम में आते हैं। कहते हैं देखो प्रेजेंटेशन टायर होगा, डेटाबेस टायर होगा। तो निश्चित रूप से प्रेजेंटेशन टायर जहाँ होगा उसी में एप्लीकेशन टायर भी होगा, साथ में एप्लीकेशन टायर होगा। डेटाबेस टायर में कभी एप्लीकेशन टायर नहीं होता है, डेटा हमेशा अलग होता है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि प्रेजेंटेशन टायर में आप डेटा टायर को भी, आप एप्लीकेशन टायर को रख दो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, This interface allows user to interact e-commerce m-commerce vendor. User login करता है यहाँ पर, and application connects to database tier and displays the various product or prices to customers. जब हम database tier की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है the product or data price, प्रोडक्ट डेटा, प्राइस डेटा, कस्टमर डेटा, अदर रिलेटेड डेटा आर केप्ट हियर। सारा डेटा यहीं पर रखा होता है, सारा डेटा यहीं पर रखा होता है। देखो यहाँ लिखा होता है ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड आर हेयर कैन बी यूज थ्रू एप्लीकेशन टायर। आप इसको यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन टायर के थ्रू, बगैर एप्लीकेशन टायर का आप इस डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ क्लाइंट एप्लीकेशन है, यहाँ प्रेजेंटेशन टायर है, 2 वे डायरेक्शन है। यहाँ पर 2 टायर में मतलब ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये इसको रिस्पांस देगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पांस देगा। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। इसके लिए यहाँ पर 2 टायर को बताया भी गया बड़ा सिंपल वे में कि 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट बाय फेचिंग डेटा फ्रॉम इट। सर्वर क्या करता है, डेटाबेस में से डेटा फेच करके क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर देता है। 2 टायर आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू 2 टायर्स, प्रेजेंटेशन टायर एंड डेटाबेस टायर। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि 2 टायर आर्किटेक्चर में कितने टायर्स होते हैं तो हम कहेंगे एक प्रेजेंटेशन टायर होगा और एक डेटाबेस टायर होगा। मतलब 2 टायर होगा, प्रेजेंटेशन टायर और डेटाबेस टायर 2 टायर होगा। दोनों टायर के बारे में आपको बता दिया गया। अब इसका एडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज। लेकिन मैं अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज को साइड करके पहले हम 3 टायर्स को बताना चाहेंगे, क्योंकि इसके एडवांटेज जो हैं उसमें 3 टायर का डिसएडवांटेज है, उसमें सिंगल टायर का डिसएडवांटेज है, और इसके जो डिसएडवांटेज है उसमें 3 टायर का एडवांटेज होगा और सिंगल टायर का एडवांटेज होगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें पहले 3 टायर को समझना पड़ेगा, फिर हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो आइए पहले 3 टायर में देखिए, 3 टायर में क्या लिखता है। दिस इज वेल एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। 3 टायर्स में प्रेजेंटेशन टायर होगा, एप्लीकेशन टायर होगा, डेटा टायर होगा। मतलब ये तय हो गया कि अब तीनों टायर अलग अलग हो गया, एप्लीकेशन टायर अलग हो गया, प्रेजेंटेशन अलग हो गया और डेटा टायर अलग हो गया। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ एप्लीकेशन टायर का मतलब बिजनेस टायर, बिजनेस टायर। देखिए यहाँ पर कहते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर है, जिसमें फंक्शनल प्रोसेस लॉजिक, डेटा एक्सेस, कंप्यूटर स्टोरेज एंड यूजर इंटरफेस आर डेवलप्ड एंड मेंटेन इंडिपेंडेंटली। मतलब जो आपके तीनों टायर है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है, इंडिपेंडेंटली मेंटेन होता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंटली डेवलप होना और इंडिपेंडेंटली मेंटेन होना। हो सकता है कि अभी इस समय आपको इसकी महत्व समझ में नहीं आए। इंडिपेंडेंट डेवलप, इंडिपेंडेंट मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ कि हम जब चाहेंगे किसी भी टायर में चेंज कर सकते हैं, किसी भी टायर को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब किसी एक टायर को हम अपग्रेड करेंगे तो दूसरे टायर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक टायर को अपग्रेड करें तो दूसरे टायर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो दोस्तों, अगर आपने 2 चीज़ डेवलप किया है और दोनों सेपरेट डेवलप किया है, दोनों का डेवलपमेंट सेपरेट हुआ है, तो जब सेपरेट डेवलपमेंट होता है ना तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो डिपेंडेंसी नहीं होने के कारण क्या होगा कि जो चेंजेज होगा, अगर एक में चेंज करेंगे तो उससे हमें दूसरे में चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे
एक दूसरे पे डिपेंडेंट सिस्टम को डेवलप कर दो, डिपेंडेंट को डेवलप कर दो, तो जब आप एक में चेंज करोगे तो उससे रिलेटेड आपको दूसरे में चेंज करना पड़ जाएगा, दूसरे में चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये बहुत बड़ा फायदा देने वाला है आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा फायदा देने वाला है आपको, राइट। जो एक सिस्टम है उसमें जो चेंज होगा, डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड एज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स ऑन सेपरेट प्लेटफॉर्म्स, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डेवलप होता है। इससे क्या होगा कि तीनों को हम इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकते हैं, तीनों को इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं। कभी किसी को चेंज करो, किसी दूसरे को चेंज। पहले क्या होता था, 2 टायर में एक जगह चेंज करोगे ना, जैसे मान लो आप डेटाबेस टायर में चेंज करोगे तो आपको एप्लीकेशन टायर बदलना पड़ेगा, क्लाइंट टायर को बदलना पड़ेगा, जिसको आप प्रेजेंटेशन टायर कहते हो, उस प्रेजेंटेशन टायर को आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, सच नहीं है, नहीं है। देखिए यहाँ प्रेजेंटेशन टायर में क्या बोला गया, ये टॉप लेवल पे होता है एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विस अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आपके वेबसाइट में क्या क्या सर्विस अवेलेबल है ये चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होता है। यही वो टायर है जो कम्युनिकेट करता है अदर टायर्स के साथ बाय रिजल्ट टू ब्राउज़र एंड अदर टायर्स इन द नेटवर्क, राइट। जैसे ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जो ब्राउज़र होता है, तो जब आप ब्राउज़र में टाइप करते हो किसी कंपनी का, अमेजॉन का या मान लो बैंक का, जब आप वहाँ टाइप करते हो वेबसाइट का नाम, तो ये वही टायर है जो उस ब्राउज़र से जानकारी लेके वेब सर्वर मतलब उस वेबसाइट पे लेके जाता है, फिर उस वेबसाइट से यहाँ लाता है। ये हुआ इस टायर का काम, प्रेजेंटेशन टायर का काम। अब आता है एप्लीकेशन टायर। एप्लीकेशन टायर का काम तो होगा प्रोसेस करना, ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। देखिए क्या कहता है, ये मिडिल टायर भी कहलाता है, ये लॉजिक टायर कहलाता है और बिजनेस लॉजिक कहलाता है। देखो मैंने कहा था ना आपको, ये बिजनेस लॉजिक होगा, ये बिजनेस टायर होगा, मतलब इसको तुम मिडिल टायर भी कहोगे, इसको तुम लॉजिक टायर भी कहोगे, इसको तुम बिजनेस टायर भी कहोगे। साथ में रिमार्केबल बात यह है, कहता है इट इज पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टायर, इसको प्रेजेंटेशन में से निकाला गया। यस यस, इसको प्रेजेंटेशन में से निकाला गया। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 2 टायर में प्रेजेंटेशन टायर है, कहाँ था है यहाँ पर बिजनेस टायर। अगर कोई पूछे यहाँ बिजनेस टायर कहाँ है प्रेजेंटेशन टायर में, तो हम कहेंगे यहीं होगा। देखो यहाँ पर यहीं पर होगा प्रेजेंटेशन टायर, बिजनेस मतलब एप्लीकेशन टायर यहीं पर होगा। अब यहीं से तो निकाला जाएगा, याद होगा मैंने आपको डायग्राम बनाए थे, ये देखिए ये डायग्राम आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। ये देखिए ये हमारा 2 टायर सिस्टम है। रिजर्वेशन सेंटर मैंने क्या कहा, यहाँ पर बिजनेस टायर भी होगा, प्रेजेंटेशन टायर भी होगा, प्रेजेंटेशन भी होगा, बिजनेस होगा। यहाँ से बिजनेस को निकाल लो, यहाँ से बिजनेस टायर को निकाल लो। जैसे आप निकालोगे तो 3 टायर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 3 टायर सिस्टम हो जाएगा। इसी चीज़ को वहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि इसको पुल किया जाता है, प्रेजेंटेशन टायर में से पुल करके निकाला जाता है, राइट। इट कंटेन्स एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बाय परफॉर्मिंग डिटेल्ड प्रोसेसिंग। देखो मैंने कहा था ना, कंपनी में जो डेटा का प्रोसेसिंग होगा, जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग होगा, वो बिजनेस टायर पे ही होता है। सारा प्रोसेसिंग बिजनेस टायर का काम है। लेकिन ध्यान रहे, डेटा नहीं है इसके पास, डेटा के लिए तो इसको जाना पड़ेगा डेटा टायर के पास, डेटा टायर के पास। इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस लॉजिक और डोमेन लॉजिक इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट इनकोड्स रियल वर्ल्ड बिजनेस रूल्स। यही बिजनेस रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंगली डेटा का प्रोसेसिंग होता है। हर कंपनी का अलग अलग रूल होता है अपना डेटा प्रोसेस करने का। देखो ये आपका प्रेजेंटेशन टायर हुआ, ये एप्लीकेशन टायर हुआ और ये आपका डेटाबेस टायर हुआ। अब यहाँ पर डेटाबेस टायर आया। दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हो डेटाबेस टायर में क्या होगा, तो सर डेटाबेस टायर में डेटा होगा, कंपनी के डेटा होंगे, प्रोडक्ट का डेटा होगा, प्राइस का डेटा होगा, कस्टमर्स का डेटा होगा, सप्लायर्स का डेटा होगा। तो ये सारे डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस टायर हाउसेस, हाउसेस का मतलब होता है कीप, रखना। डेटाबेस सर्वर वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड, यहीं पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, यहीं से आप इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हो, मतलब यहीं से आप इंफॉर्मेशन को लेते हो। डेटा
इन दिस टायर केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सर्वर और बिजनेस लॉजिक। यहाँ जो डेटा रखा होता है उसका बिजनेस लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता है। देखो यही हुआ इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। तीनों टायर, प्रेजेंटेशन को एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है, एप्लीकेशन को डेटा से कोई मतलब नहीं है, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट डेवलप हुआ है। और इस इंडिपेंडेंट डेवलप का मतलब होता है दोस्तों कि कभी भी आप किसी को रीयूज कर सकते हो, उसे रीडेवलप कर सकते हो, जिसमें आपको दूसरे को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि पहले अगर आप एक जगह चेंज करने जाते थे तो आपको दोनों जगह चेंज करना पड़ जाता था। अगर प्रेजेंटेशन में चेंज होता था तो डेटा टायर में चेंज करना पड़ता था, डेटा टायर में चेंज होता था तो प्रेजेंटेशन टायर में चेंज करना पड़ जाता था, जो चीज़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है। राइट देखो यहाँ कहते हैं डेटाबेस टायर जो होता है इसमें डेटा परसिस्टेंस मैकेनिज्म यूज होता है एंड डेटा एक्सेस लेयर इनकैप्सुलेट द परसिस्टेंट मैकेनिज्म एक्सपोजेस द डेटा एक्सेस लेयर शुड प्रोवाइड application programming interface to the application tier that expose method of managing and storing data without exposing for creating dependencies। ये देखो यही कोई डिपेंडेंसीज नहीं होता है, मतलब डेटा टायर के और एप्लीकेशन टायर के बीच में नो डिपेंडेंसी। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं परसिस्टेंस मैकेनिज्म का। और एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर एपीआई का यूज होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज होता है, जो कि डेटा टायर और प्रेजेंटेशन टायर के, डेटा टायर और बिजनेस टायर के बीच में होता है, एप्लीकेशन टायर के बीच में होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो इंटरफेस देता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एप्लीकेशन टायर को डेटा टायर्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी डिपेंडेंसी के कारण देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा avoiding dependencies on a storage mechanism allows update or change without application tier or client being affected। मतलब जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो डिपेंडेंसी, यही तो मैं बार बार आपको तब से बता रहा हूं, अगर ये डिपेंडेंसी खत्म हो गया तो आपको किसी भी टायर में, मतलब डेटा टायर को आप चेंज करो, एप्लीकेशन टायर में चेंज करने की जरूरत नहीं होगा, प्रेजेंटेशन टायर को चेंज करो, डेटा टायर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ग्लास में। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा 2 टायर और 3 टायर सिस्टम हो गया। तो 2 टायर सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और यही हमें पढ़ना है। इसके अलावा और कोई टायर आप लोगों का है नहीं, आप देख सकते हैं। हाँ, कौन से टायर हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, बट ऑब्वियस है हम लोग जो यूज कर रहे हैं आज के डेट में वो 3 टायर सिस्टम यूज कर रहे हैं। ऑल ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉलो 3 टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टायर एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, तो हम कहेंगे सर 3 टायर का एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 3 टायर का एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कर लेते हैं। देखिए क्योंकि हमने दोनों को समझ लिया, तब हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अब अगर आपसे पूछा जाए कि 2 टायर्स में कितने टायर्स होते हैं, तो आप फट से कहोगे 2 टायर्स में 2 टायर होगा, एक प्रेजेंटेशन टायर होगा और सर एक जो होगा वो डेटाबेस टायर होगा। देखिए एक ये टायर होगा, एक ये टायर होगा, राइट। प्रेजेंटेशन टायर में बट ऑब्वियस है एप्लीकेशन टायर इनकैप्सुलेट होगा, इसी के अंदर होगा। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज की देखो, सबसे पहला है यहाँ पर द सिस्टम परफॉर्मेंस इज हायर बिकॉज बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस आर फिजिकली क्लोज। फिजिकली क्लोज मतलब सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये कहते हैं कि जो डेटाबेस होगा और जो बिजनेस का लॉजिक होगा ये आपस में फिजिकली क्लोज होगा, फिजिकली क्लोज होगा। अब ये जो फिजिकली क्लोज डेटाबेस टायर और बिजनेस लॉजिक को दिखाया, वो इसलिए दिखाया दोस्तों फिजिकली क्लोज कि बीच में एप्लीकेशन
जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, देखिए आप याद करो 3 टायर में क्या बताया गया है, 3 टायर में बताया गया है कि ये जो बिजनेस लॉजिक है और ये जो डेटाबेस है, इस दोनों के बीच में एपीआई होता है। ये देखिए अभी अभी हमने बता के आए, ये यहां पर एपीआई होगा। ये देखिए यही तो हमने पढ़ा है अभी। The data access layer should provide an application programming interface to the application tier that exposes method of managing and storing the data without exposing or creating dependence on the storage mechanism। मतलब यहाँ दोनों के बीच में एक एपीआई काम करेगा। अच्छा, उस एपीआई के कारण क्या होता है, यहाँ लिटिल बिट स्पीड स्लो हो जाएंगे। एपीआई के कारण लिटिल बिट स्पीड स्लो हो जाएगा। मतलब अगर हमें इसका डायग्रामेटिकली देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि थ्री टायर के अंदर जो डेटाबेस टायर होगा, डेटाबेस टायर, और यहाँ जो बिजनेस टायर होगा जिसको आप एप्लीकेशन टायर कहते हैं, इसके बीच में एपीआई होगा। इसके बीच में एपीआई होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा, इससे वो आपस में कनेक्ट होता है, राइट। तो देखो दूरी बढ़ गई ना, डेटाबेस और बिजनेस टायर के बीच में दूरी बढ़ गई। अगर यही 2 टायर होगा तो डायरेक्ट लिंक होगा। तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अब देखो यहां पर, यहां होगा ये एप्लीकेशन टायर, मतलब ये दोनों डायरेक्ट लिंक होता है। पहली बात तो यहाँ एप्लीकेशन टायर है ही नहीं, यहाँ एप्लीकेशन तो बिजनेस के प्रेजेंटेशन के अंदर है, तो बीच में यहाँ कोई काम ही नहीं करता, राइट। यहाँ पर डायरेक्ट लिंक है, क्लोज हो गया, इसलिए वहाँ बोला कि स्पीड बढ़ गया। तो देखो स्पीड बढ़ने का अब निश्चित रूप से ये 3 टायर का डिसएडवांटेज है। तभी मैंने कहा था पहले आप दोनों को रीड कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखो पहला एडवांटेज तो हमने क्लियर कर दिया, क्या परफॉर्मेंस हाई इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस लॉजिक और जो डेटाबेस होता है वो फिजिकली क्लोज होता है। सेकंड है प्रोसेसिंग शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, सो मोर यूजर कुड इंटरैक्ट विद द सिस्टम। अब ये कंपैरिजन इन्होंने सिंगल टायर के साथ कर दिया, सिंगल टायर के साथ, ध्यान रखना ये है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल टायर। सिंगल टायर मतलब सिंगल टायर में याद होगा मैंने कहा था एक बार में एक यूजर यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार में एक से ज़्यादा यूजर इसको यूज करता है सिस्टम को। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज हो गया। देखो पहला एडवांटेज हुआ 3 टायर के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो है विद रिस्पेक्ट टू 3 टायर, ये 3 टायर के रिस्पेक्ट में हुआ कि वहाँ पर दोनों के बीच में एपीआई आ गया। यहाँ पर एपीआई नहीं है, यहाँ एपीआई नहीं है, दोनों क्लोज होता है तो प्रोसेसिंग फास्ट होगा। पर देखो यहाँ पर कहता है ये सिंपल स्ट्रक्चर होगा, इजी टू सेटअप एंड मेंटेन इंटायर सिस्टम स्मूथली, मतलब ये भी है विद रिस्पेक्ट टू 3 टायर। ये 3 टायर के रिस्पेक्ट में है कि आप 3 टायर में अगर आप जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है 3 टायर को। अभी आइए उसके डिसएडवांटेज में, ये जो आप देखेंगे जो यहाँ एडवांटेज पड़ रहे हैं 3 टायर का डिसएडवांटेज है, ये 3 टायर का डिसएडवांटेज है, राइट। तो देखो हमने यहाँ पर बताया चूंकि सिंगल टायर में एक बार में एक यूजर यूज करता था, वहाँ से एक डिसएडवांटेज को यहाँ एडवांटेज बनाया, और 3 टायर के 2 डिसएडवांटेज को यहाँ एडवांटेज बना दिया कि 3 टायर को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको इन्होंने बना दिया यहाँ पर कि सिंपल होता है, इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। डिसएडवांटेज में आइए, जैसे यूजर की संख्या इंक्रीज होगा, दोस्तों जैसे यूजर की संख्या इंक्रीज होगा वैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस डिटोरिएट होगा। हाँ, बीच में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो सेल्फ रीडिंग में क्या होता है,
अगर आप इसको सेल्फ रीडिंग करोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है, चूंकि यहाँ सिंगल टायर तो इन्होंने दिया ही नहीं, सिंगल टायर का इन्होंने चर्चा भी नहीं किया, तो आप यहाँ पर क्या समझोगे, आप यहाँ समझोगे कि 3 टायर के डिसएडवांटेज है। क्योंकि जनरली अगर 2 चीज दिया हुआ है ना कंपैरेटिव मोड में, तो एक का जो डिसएडवांटेज होता है वो दूसरे का एडवांटेज होता है। तो आप फट से समझोगे कि इसका जो ये एडवांटेज है, ये कहीं ना कहीं 3 टायर का डिसएडवांटेज होगा, लेकिन ये 3 टायर का डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो सिंगल टायर का डिसएडवांटेज है। 3 टायर में तो बहुत यूजर कनेक्ट होता है एक साथ, लाखों की संख्या में। अभी जो दिया हुआ था कि 3 लाख यूजर्स एट ए टाइम कॉन्करेंट यूजर यूज करता है, वो 3 टायर सिस्टम में, 2 टायर सिस्टम में कभी नहीं हो पाएगा, 2 टायर सिस्टम में कभी नहीं हो पाएगा। 3 लाख कंकरेंट यूज होने का मतलब 2 टायर में हुआ कि 3 लाख रिजर्वेशन के काउंटर होगा, 3 लाख रिजर्वेशन का काउंटर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं 3 लाख रिजर्वेशन का काउंटर। लेकिन अब आदमी है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है, तो 3 लाख क्या 30 लाख कनेक्ट हो सकता है एक साथ। अब आइए डिसएडवांटेज में, परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो गया। सेकंड नंबर पे आपको याद होगा जो आपको बताया गया था कि चेंजेज अगर आप एक में करेंगे तो आपको दूसरे में भी करना पड़ जाएगा, चेंजेज आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। देखो यहाँ लिखा हुआ है restricted flexibility and choice of DBMS since data language used in server is proprietary to each vendor। मतलब ये हुआ कि जितना भी रिजर्वेशन काउंटर है, रेलवे का जितना भी रिजर्वेशन काउंटर था दोस्तों, सारे रिजर्वेशन काउंटर पे जो डेटा का लैंग्वेज यूज होगा वो रेलवे डिसाइड करेगी। मतलब दोनों डिपेंडेंट होता था, वो एपीआई से कनेक्ट नहीं होता था, डायरेक्ट डिपेंडेंसी होती थी। मतलब जो एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन लॉजिक है, जो डेटा लॉजिक है, दोनों क्लोजर रिलेटेड होता था। मतलब एपीआई नहीं होता था इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए, जिसका नतीजा होता था कि आप सेपरेट मोड में डेवलपमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको सेपरेटली डेवलप नहीं कर सकते। तभी तो यहाँ पर ये लाइन लिखना पड़ा, डेवलप 3 टायर में, डेवलप्ड एंड मेंटेन सेपरेटली इंडिपेंडेंटली। 3 टायर में इसलिए लाइन लिखना पड़ा कि प्रेजेंटेशन टायर हो, एप्लीकेशन टायर हो या डेटाबेस टायर हो, इसको आप इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब आइए हम एडवांटेज पढ़ते हैं 3 टायर का। देखो नंबर ऑफ यूजर्स की बात करोगे, नंबर ऑफ यूजर्स वहाँ से बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर है क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड डेटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन लॉजिक। आपने तीनों को बिल्कुल अलग कर दिया, जो कि 2 टायर में तीनों अलग नहीं था, 2 एक साथ था, तो कंबाइंड था वहाँ पर, यहाँ पर आपने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस सेपरेशन मोर क्लाइंट कैन हैव एक्सेस, मोर क्लाइंट। अब जैसे आप सेपरेट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट जुड़ जाएगा, कुछ क्लाइंट लाखों में जुड़ जाएगा जो कि आपका IRCTC से जुड़ जाएगा, लाखों में क्लाइंट makeMyTrip.com से जुड़ जाएगा, लाखों में क्लाइंट Yatra.com से जुड़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को आपने एक्सेस दे दिया सिस्टम को। 2 मेन एडवांटेज ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशन, क्विकर डेवलपमेंट थ्रू द रीयूज ऑफ प्री-बिल्ट बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट एंड शॉर्टर टेस्ट फेज। अब देखो चूंकि सब इंडिपेंडेंट हो गया, तीनों पार्ट इंडिपेंडेंट हो गया, तो डेवलप करना आसान हो गया। किसी भी पार्ट को किसी भी मॉड्यूल पर, मान लो रेलवे को डेवलप करना है तो केवल अपना डेटाबेस डेवलप करेगा, IRCTC को डेवलप करना है तो केवल अपना एप्लीकेशन पार्ट डेवलप करेगा। मतलब अब डेवलपमेंट का काम बहुत आसान हो गया, मतलब फास्ट हो गया, राइट, कम से कम टाइम में हो जाएगा, टेस्टिंग में कम समय लगेगा। अब आइए कहता है डायनामिक लोड बैलेंसिंग। अच्छा, लोड बैलेंसिंग देखो कैसे हुआ लोड बैलेंसिंग। कुछ कस्टमर चले गए IRCTC पे, कुछ कस्टमर चले गए makeMyTrip.com पे, कुछ कस्टमर चले गए Yatra.com पे, कुछ चले गए EasyGo.com पे, है ना, कुछ चले गए GoBibo.com पे। तो इतने सारे सर्वर जो हैं बढ़ तो गए। देखिए ये हुआ डायनामिक लोड बैलेंसिंग। क्या कहता है, bottleneck in terms of performance occur, server process can be moved to other servers।
एक सर्वर का जो प्रोसेस होगा वो दूसरे सर्वर पे मूव कर जाएगा। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, डायनामिक लोड बैलेंस। अब आइए चेंज मैनेजमेंट, ये तो दोस्तों आपको ऑलरेडी बताया गया। किसी भी सिस्टम को कभी भी चेंज करो, दूसरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जबकि 2 टायर सिस्टम में एक को चेंज करते थे तो दूसरे को चेंज करना पड़ जाता था। ये सबसे बड़ा वहाँ पर था। देखो यहाँ पर ईजी एंड फास्टर एक्सचेंज अ कंपोनेंट सर्वर फर्निश न्यूमरस पीसीज विद न्यू प्रोग्राम वर्जन। आप इसमें बहुत तेज़ी से अपना चेंज, देखो IRCTC अपना वेबसाइट में चेंज कर लेता है, मेकमाईट्रिप.com का वही रहता है। कभी मेकमाईट्रिप.com चेंज करता है तो IRCTC का वही रहता है। कभी रेलवे अपना डेटाबेस का लैंग्वेज चेंज करता है तो बाकी सब एज इट इज रहता है। मतलब कब कौन चेंज करेगा किसी को कोई पता नहीं है, और पता रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों पता करें भाई, पता करने की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। डिसएडवांटेज में आते हैं। अब यहाँ देखिए, जितना ज़्यादा लोगों को आप एक साथ जोड़ेंगे तो दोस्तों याद करो, कितना भी कोशिश कर लो, पीक लोड जब आएगा, जब पीक लोड आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिट कर देगा तो आपका सर्वर जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो लोड बैलेंसिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है। लोड बैलेंसिंग देखिए यहाँ पर कहते हैं, इट क्रिएट्स इंक्रीज नीड फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वर लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस। दोस्तों आप कितनी भी काम कर लो, कितनी भी बड़ा सेटअप बना लो, लेकिन अगर अचानक से कस्टमर ज़्यादा आ जाता है, आपके सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। अभी कोरोना ने दिखा दिया कि कैसे डेवलप्ड कंट्री के हॉस्पिटल सिस्टम फेल हुआ। भाई इतने लार्ज स्केल पे उन्होंने हॉस्पिटल्स डेवलप कर रखा था। बड़े चैलेंज करते थे वो। चैलेंज क्या करते थे कि हमारे यहाँ पर एक आदमी पे, मतलब एक डॉक्टर है 20 आदमी को केयर करने के लिए, मतलब पर 20 आदमी पे एक डॉक्टर है। अब बताइए 20 आदमी पे एक डॉक्टर है, और क्या हुआ आपके यहाँ सिस्टम पर। तो देखो जब इस तरीके से लोड बैलेंस होगा, लोड आ जाएगा, अचानक से सडन लोड आ जाएगा, तो दोस्तों ये चीज़ तो, चूंकि वहाँ पर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जबकि टू टायर में फिक्स है कि 5000 रिजर्वेशन काउंटर है तो 5000 जगह पर भी तो आदमी जाएगा, मतलब एट ए टाइम 5000 आदमी तो सिस्टम को हिट करेगा। लेकिन 3 टायर में पता ही नहीं पड़ेगा ना आपको कि कभी 5 लाख आदमी आ जाएगा तो कभी 5000 आदमी भी होगा, कभी 10 लाख भी आदमी आ सकता है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है। करंट टूल्स आर रिलेटिवली इमेच्योर्ड एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अब याद करिए वहां पर था कि इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है, बेनिफिट में था 2 टायर का, और हमने आपको कहा था कि 3 टायर में डिसएडवांटेज होगा। आ गया डिसएडवांटेज कि इमेच्योर टेक्नोलॉजी करेंटली अवेलेबल है, इसलिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ठीक नहीं है। दोस्तों देखो, मेंटेनेंस टूल्स आर करेंटली इनएडिक्वेट फॉर मेंटेनिंग सर्वर लाइब्रेरीज। यहाँ पर सर्वर वगैरह को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है आज के डेट में, मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन का एक इशूज है जो कि डिसएडवांटेज है, और तीनों के तीनों डिसएडवांटेज इम्प्लीमेंटेशन पे ही बेस्ड है। देखो पहला हुआ कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ट्रैफिक को मैनेज करना एक आपके लिए बिग चैलेंज है, सर्वर फेल भी हो सकता है, सेकंड नंबर पे दिया कि जो करंट में टूल अवेलेबल है इसके लिए वो इमैच्योर टूल अवेलेबल है। फिर दिया कि मेंटेनेंस के लिए जो टूल अवेलेबल है, मतलब इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वो भी इमैच्योर्ड है, दिस इज अ पोटेंशियल ऑब्स्टेकल फॉर सिंप्लीफाइंग मेंटेनेंस एंड प्रोमोटिंग कोड रीयूज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोड को रीयूज करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये आज के डेट में एक बिग चैलेंज है 3 टायर के लिए। दोस्तों आपका दोनों टायर हमने बता दिया। देखो यहाँ पर आया कि विच टायर आर्किटेक्चर इज यूज, मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 टायर आर्किटेक्चर यूज हो रहा है आज के डेट में। 2 टायर आर्किटेक्चर लगभग ख़त्म हो चुका है, कोई उसका यूज भी नहीं करता है, और 1 टायर की तो बात ही छोड़ दो, आपके इंस्टीट्यूट ने तो उसके बारे में बताने तक का नहीं सोचा चलो इसको कम्प्लीटली हटा देते हैं। अब देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इससे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन होगा कि आपसे ये पूछ सकता है कि ई कॉमर्स आर्किटेक्चर में आप
लेयर्स बताओ ई कॉमर्स का, डिफरेंट लेयर्स बताओ, लेयर्स बताओ, उस लेयर के फंक्शंस बताओ। बेटे आप जो लेयर्स बताएंगे, जब आपको हमने क्लियर कर दिया है कि 3 टायर आर्किटेक्चर यूज होगा, तो बट ऑब्वियस है कितने लेयर्स होंगे जी, 3 लेयर्स होंगे। सर कितने लेयर्स होगा, तो 3 लेयर्स होगा। ये तो आपको एकदम क्लियर होगा कि 3 लेयर्स होगा। क्यों 3 लेयर्स होगा, आप याद करो, आपको मैंने बताया है दोस्तों। 3 लेयर्स में इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या कहा था, अभी मैंने कहा था कि वहाँ प्रेजेंटेशन लेयर होगा 3 टायर में, एक डेटाबेस लेयर होगा, एक एप्लीकेशन लेयर होगा, और साथ में जब आया था कौन सा आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, तो हमने कहा 3 टायर आर्किटेक्चर। हमने नहीं कहा, आपके स्टडी मटेरियल में हर जगह यही लिखा होता है कि 3 टायर आर्किटेक्चर का हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि आज का जो ई कॉमर्स है, इस ई कॉमर्स में जो 3 टायर यूज होता है, इसमें पहला जो टायर है, फर्स्ट टायर, ये क्लाइंट टायर और यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस, क्लाइंट टायर और यूजर इंटरफेस, मतलब ये हुआ कि जो आप जहां पर आप लॉगिन करते हैं, जो आपका फ्रंट आता है, जिससे आप इंटरैक्ट करते हैं, सबसे पहला वही आपका प्रेजेंटेशन टायर है, वही आपका क्लाइंट टायर है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रेजेंटेशन टायर की बात कर रहा है, ये दिस इज द प्रेजेंटेशन टायर। देखो अब इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। दिस लेयर हेल्प्स ई कॉमर्स कस्टमर टू कनेक्ट टू ई कॉमर्स मर्चेंट। आप जो ई कॉमर्स मर्चेंट से कनेक्ट करते हैं, वो इसी टायर पे तो कनेक्ट करते हैं। तो अब इस टायर पे होगा क्या क्या, अच्छा इस टायर पे होगा वेब सर्वर www.amazon.in। अब आइए यहाँ पर होगा ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपका होगा वेब ब्राउजर। और यहाँ पर होगा सर इंटरनेट। लीजिए 3 चीज को यहाँ पर दिया, इंटरनेट, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर। ब्राउजर मतलब मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये ब्राउजर हो गया। For example, user buys a mobile phone from an e-commerce merchant. It includes user। अब देखो यहाँ पर आ गया यूजर, फिर आ गया वेब ब्राउजर, फिर आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम, यही ब्राउजर हुआ, एंड द वेब सर्वर, राइट। अब आइए दूसरा हुआ एप्लीकेशन लेयर, तो यही हो गया बिजनेस लेयर, जहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। देखो यहाँ लिखता है थ्रू दीज एप्लीकेशन कस्टमर लॉग्स टू मर्चेंट सिस्टम। दिस लेयर अलाउज कस्टमर टू चेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन मर्चेंट वेबसाइट। मर्चेंट के वेबसाइट पे क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर कस्टमर को अलाउ करता है टू प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होगी। ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा कौन कौन होगा, यहाँ एप्लीकेशन सर्वर एंड बैक एंड सर्वर होगा। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स ई मर्चेंट, रीसेलर एंड लॉजिस्टिक पार्टनर। जिसने भी लॉजिस्टिक पार्टनर जो शिपिंग का काम करते हैं, B2B याद होगा, मतलब अमेजॉन का जिसके जिसके साथ पार्टनरशिप होगा वो सारे चैनल पार्टनर्स होगा यहाँ पर। रीसेलर होगा यहाँ पर, जैसे कोई सामान का रीसेलर है, खरीद के बेचता है। और उसके बाद मर्चेंट, ई मर्चेंट होगा यहाँ पर। अब डेटाबेस लेयर, इस लेयर का क्या काम होता है सर, दिस लेयर इज एक्सेसिबल टू यूजर थ्रू एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू मतलब डायरेक्ट यूजर इस लेयर को यूज नहीं कर सकता, तो यूजर को इस लेयर को यूज करने के लिए एप्लीकेशन लेयर को यूज करना पड़ता है, राइट। द इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस where all data relating to product and price is kept। प्रोडक्ट और प्राइस से रिलेटेड जितने डेटा होगा वो सब के सब यहाँ पर होगा। देखो अब इन्होंने एक डायग्राम दिया, इस डायग्राम में क्या कहते हैं कि ये क्लाइंट है, ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है, शॉपिंग कार्ट आया, रुपए आया, ऑर्डर कंप्लीट हुआ, ऑर्डर कंप्लीट होके ईमेल गया, ईमेल एक मर्चेंट को गया, एक आपका कस्टमर्स को गया, फिर उसके बाद वेयर हाउस के पास मेल आया, शिपिंग हुआ। अब इन्होंने बताना शुरू किया
कि यहाँ पर सबसे नीचे होगा डेटाबेस लेयर, ये हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर, ये हो गया एप्लीकेशन लेयर। और ये जो ऊपर है जहाँ पर ये है क्लाइंट, ये हो गया क्लाइंट लेयर, यहाँ पर ये क्लाइंट लेयर हो गया। मतलब जहाँ डेटाबेस होगा दोस्तों, जहाँ जहाँ डेटाबेस होगा वहाँ वहाँ पर ये डेटाबेस लेयर बता रहे हैं। देखिए कस्टमर्स का डेटा, मर्चेंट का डेटा, वेयर हाउस का डेटा, शिपिंग का, तो डेटा जहाँ जहाँ होगा ये सब डेटाबेस लेयर होगा। बीच का हिस्सा जितना हुआ प्रोसेसिंग वाला, ये सारा जैसे शॉपिंग कार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब आपका इसके अंदर चला गया। इसके बाद आ गया ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड मोबाइल ऐप। अब यहाँ पर ये आपको एम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, एम कॉमर्स। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं देखा हूँ बहुत आदमी कहते हैं कि अगर मोबाइल से परचेज करो तो एम कॉमर्स होता है। गलत है, गलत है। आपको ऐसा नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है कि अगर हम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके सेल परचेज करते हैं तो एम कॉमर्स है, तो एम कॉमर्स है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आदमी, जैसे मान लो ये पर्सन है और ये पर्सन यूज करता है मोबाइल का, लेकिन इस मोबाइल पे इसने amazon.in इसको ओपन कर लिया है और इसको ओपन करके ये परचेज कर रहा है। आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉन एज ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स है सर, ये एम कॉमर्स नहीं होगा। although person use mobile but this is what, this is e-commerce। ये e-commerce होगा। ये e-commerce इसलिए होगा क्योंकि पर्सन ने यहाँ पर amazon.in का इस्तेमाल किया। देखो इसका इस्तेमाल किया। तो जब आप वेबसाइट को यूज करते हैं तो आप ई कॉमर्स में होते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल के इस्तेमाल में आ जाते हैं तब आप बेटे एम कॉमर्स में चले जाते हैं, तब आप एम कॉमर्स में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एम कॉमर्स का, तो एम कॉमर्स में क्या होगा कि पर्सन यहाँ पर मोबाइल का यूज किया और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया। अगर मोबाइल ऐप का आप यूज करते हैं और तब आप कोई परचेज करते हैं, देन इट इज नॉन एज एम कॉमर्स। अब आप इसे एम कॉमर्स कहेंगे। मतलब मोबाइल ऐप जब तक नहीं आएगा, मोबाइल ऐप जब तक नहीं आएगा तब तक ये एम कॉमर्स नहीं होगा। ये बात हमें समझना है। तो देखिए मोबाइल ऐप वाले में, अब अगर सेम एग्जाम्पल में अगर आपसे ये पूछा जाए, पहले तो मोबाइल कॉमर्स को इन्होंने डिफाइन किया, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस थ्रू वायरलेस हैंडल डिवाइस सच एज सेलुलर टेलीफोन एंड पीडीएज। मैं इस डेफिनेशन को गलत मानता हूँ। देखिए मैं गलत आपको करके दिखा भी दिया हूँ कि अगर मोबाइल के थ्रू, हैंड हेल्ड डिवाइस के थ्रू अगर आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करते हैं तो वो ई कॉमर्स है, वो एम कॉमर्स नहीं है। एम कॉमर्स में मेन चीज़ है, और ये इन्होंने खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। अभी मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखा देता हूँ। देखिए इन्होंने यहाँ पर एम कॉमर्स के 3 लेयर्स बताए हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एम कॉमर्स के लेयर्स बताए, जैसे उन्होंने ई कॉमर्स का लेयर बताया था ना, वैसे एम कॉमर्स के लेयर बताए। अब देखिए एम कॉमर्स के लेयर में ये क्या बता रहे हैं, आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि इन्होंने गलत बोला है। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोबाइल ऐप गायब कर दिया इन्होंने, वेब सर्वर को गायब कर दिया। ये देखिए ये वाले वेब सर्वर को गायब कर दिया, तो इन्होंने तो खुद ही अपनी बात को काट दिया। ये देखिए यहाँ क्या था, इन्होंने कहा वेब सर्वर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेब सर्वर, फिर वेब ब्राउज़र और इंटरनेट। 3 बात इन्होंने कहा था, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र और इंटरनेट, 3 बात कहा था। लेकिन यहाँ आते आते देखिए डेफिनीशन कुछ और उसके बाद एग्जाम्पल में कुछ और, एग्जाम्पल में कुछ और। डेफिनीशन में बोल दिया कि एम कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस सच एज सेलुलर टेलीफोन मोबाइल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और जैसे यहाँ आया तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ और, यहाँ पर कहते हैं मोबाइल वेब ब्राउज़र होगा, इंटरनेट होगा। कहाँ गया, कहाँ गया वेब ब्राउज़र? In example discussed above, person buy mobile phone from e-commerce merchant. It includes mobile app
एंड यूजर। देखो बदल गया ना, अब यहाँ मोबाइल ऐप चाहिए और यूजर चाहिए। दिस लेयर्स हेल्प ई कॉमर्स कस्टमर टू कनेक्ट टू ई कॉमर्स मर्चेंट। यहाँ से ई कॉमर्स मर्चेंट कनेक्ट होता है, राइट। अब बाकी चीज़ दोस्तों एज इट इज़ वही है जो आपने वहाँ पर पढ़ा है। डेटाबेस एप्लीकेशन लेयर होगा। देखो लेयर तो 3 ही होगा। लेयर 3 क्यों होगा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, 2 टायर आर्किटेक्चर यूज नहीं होता है। एक बार सर हम रिपीट करना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि टायर आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क का मतलब ये है कि नेटवर्क के डिज़ाइन मतलब ई कॉमर्स का डिज़ाइन का स्टाइल क्या है और ई कॉमर्स में कैसे कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है नेटवर्क के माध्यम से, यही हमारा ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर होगा। तो ई कॉमर्स आर्किटेक्चर में 2 आर्किटेक्चर बताना है, एक 2 टायर आर्किटेक्चर, एक 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर में एक आपका क्लाइंट पार्ट होगा जहां पर प्रेजेंटेशन टायर होगा, उसी में एप्लीकेशन टायर भी इनकॉर्पोरेट होगा। दूसरा आपका डेटाबेस टायर होगा। प्रेजेंटेशन टायर का काम होता है रिक्वेस्ट भेजना और डेटाबेस टायर का काम होता है उस रिक्वेस्ट के लिए डेटा प्रोवाइड कराना, फिर यहाँ से प्रोसेस होके उनको रिजल्ट भेज दिया जाएगा फ्यूचर स्टोरेज के लिए। डेटाबेस टायर का काम होता है डेटा का स्टोर करना, डेटा को रिट्राइवल देना, बाकी उनका कोई काम प्रोसेसिंग का नहीं होता है। इसके बाद आता है 3 टायर सिस्टम में जहाँ पर 3 टायर होता है, एक प्रेजेंटेशन टायर, एक डेटाबेस टायर और एक एप्लीकेशन टायर। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर कनेक्ट हो सकता है एक साथ। देखो डायनामिक लोड बैलेंसिंग होता है, मोर यूजर कैन कनेक्ट, और क्विक आप चेंज कर सकते हैं। क्यों क्विक चेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि किसी भी पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं रखा गया, तीनों पार्ट को इंडिपेंडेंट डेवलप किया गया। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट से फ़ायदा ये हो गया कि किसी भी मॉड्यूल को कभी भी चेंज किया जाए, इससे कोई भी आगे दिक्कत नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर 2 टायर के भी एडवांटेज है, 3 टायर के भी एडवांटेज है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। अब देखो यहाँ अभी हमने किया कि ई कॉमर्स में अगर 3 लेयर पूछा जाए तो एक यूजर क्लाइंट का लेयर होगा, एक एप्लीकेशन लेयर होगा, एक डेटाबेस लेयर होगा। ऐसे ही एम कॉमर्स में आपका एक यूजर्स लेयर होगा। लेयर का नाम सेम होगा, कंटेंट बदलेंगे, कंटेंट चेंज होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। वो भी कंटेंट एक जगह पर चेंज होगा यूजर्स लेयर पे। ई कॉमर्स में वेब सर्वर आ जाएगा, वेब ब्राउज़र आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा, मोबाइल ऐप आ जाएंगे, मोबाइल ब्राउज़र आ जाएगा। अब आइए जब हम आते हैं ई कॉमर्स का वर्क फ्लो डायग्राम पे, दोस्तों आप हैरान हो जाओगे कि आपके एग्ज़ाम में इसके ऊपर 8 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब सोचिए आदमी हैरान नहीं होगा कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आया हुआ है। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट, अगर यहाँ पर होगा तो मैं ज़रा इस चीज़ को दिखाना ही चाहूँगा आपको। देखिए मई 18 में यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दिस डायग्राम। इसके स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है और ई कॉमर्स के डायग्राम को बताना है, ई कॉमर्स का वर्क फ्लो डायग्राम बनाना है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि स्टार्टिंग में हम आपको ई कॉमर्स के स्टेप्स बताए थे, जिसमें बोला था कस्टमर लॉगिन करेगा, फिर प्रोडक्ट का टाइप सेलेक्ट करेगा, फिर उसमें से अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद वो फाइनल चॉइस में जाएगा, फिर पेमेंट में जाएगा, फिर ऑनलाइन पेमेंट में OTP वगैरह प्रोवाइड करेगा, उसका सेल हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, फिर उसको जो समय होगा डेसिग्नेटेड उस समय पर उसके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर कह रहा है डायग्राम स्केच करो
और इनके पार्ट्स को बताओ, एक्सप्लेन करो। और ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। मई 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग अपने मई 18 के आरटीपी में ये भी क्वेश्चन था, और आरटीपी में था तो देखो मई अटेम्प्ट में 18 में ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी दिया। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि आरटीपी, एमटीपी और जो आपके प्रैक्टिस मैनुअल है, इनके क्वेश्चन को आप जरूर किया करो। इनके क्वेश्चन को कभी अवॉइड मत करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे इनका क्वेश्चन, उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए इनके वर्क फ्लो डायग्राम को। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जैसा डायग्राम बुक में बनाया गया है, मतलब जितनी कलाकारी दिखाई गई उतनी कलाकारी दिखाई जाए। यहाँ डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं कि देखो जी, ये कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स क्या करता है, ऑनलाइन ऑर्डर सबमिट करता है, तो इधर से सबमिट और इधर से भी वाया फोन। यहाँ फोन से करता है, मतलब ये एम कॉमर्स हो गया, और ये दोस्तों ई कॉमर्स हो गया। ई कॉमर्स हो गया। दोनों तरफ से आता है पेमेंट पे, पेमेंट होता है, फिर ऑर्डर सेंड होता है वेयर हाउस फॉर शिपिंग के लिए, और शिपिंग वाला जो होता है वो कस्टमर्स की ऑर्डर शेड्यूल कर देता है। कस्टमर्स के पास देखिए सामान पहुंच जाता है, सामान पहुंच जाता है। कितना सिंपल है ये। इसी बात को इन्होंने भी यहाँ पर लिख के दिया है। देखिए यही टॉपिक हम करने जा रहे हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दोस्तों, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये कस्टमर्स है, ये कस्टमर सबमिट किया ऑनलाइन ऑर्डर, इधर भी सबमिट हुआ बाय फोन। बाय फोन का मतलब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर है बाय फोन का मतलब एम कॉमर्स। एम कॉमर्स इसलिए नहीं है कि फ़ोन, यहाँ पर ये मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ये www का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ये मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ मोबाइल ऐप इस्तेमाल होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला हुआ कस्टमर्स का लॉगिन, तो कस्टमर लॉगिन कर गया, राइट। प्रोडक्ट और सर्विस का सिलेक्शन, कस्टमर सेलेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस। यहाँ तक दोनों सेम है, जो पहले आपने पढ़ा था और यहाँ पर दोनों सेम है। कस्टमर प्लेस ऑर्डर, कहता ऑर्डर प्लेस, सेलेक्ट प्रोडक्ट सर्विस बाय कस्टमर, दिस स्टेप लीड टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज द पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे पे लेके आपको चला जाता है। अब आइए आप आ गए पेमेंट गेटवे पे। कस्टमर सेलेक्ट द पेमेंट मेथड, इन केस ऑफ पेमेंट मेथड इज अदर देन कैश ऑन डिलीवरी, मर्चेंट गेट्स अपडेट फ्रॉम द पेमेंट गेटवे about payment realization from customer. In case of CAD, e-commerce vendor may do additional check to validate the customers. कैश ऑन डिलीवरी के लिए ई कॉमर्स वेंडर जो होता है अपना एडिशनल चेक करता है। जैसे मान लो आपने पहले कभी फ्रॉड किया हो, उसके साथ आपने सामान मंगा लिए हों और सामान रख लिए हों और कैश पैसा न दिए हों, उसे 2 थप्पड़ लगा के भेज दिए हों, तो ऐसे केस में वो आपके बारे में आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक करेगा। अगर उसका आपको क्रेडिबिलिटी में कोई डाउट नहीं होगा तो आपको वो कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेगा। अब आइए डिस्पैच एंड शिपिंग सेक्शन में आ गया। अब प्रोडक्ट का यहाँ डिस्पैच है, तो दिस प्रोसेस मे बी एग्जीक्यूटेड एट 2 डिफरेंट एंड्स। फर्स्ट, प्रोडक्ट सर्विस इन्वेंट्री इज मैनेज्ड बाय ई कॉमर्स वेंडर, मतलब अगर ई कॉमर्स वेंडर खुद मेंटेन कर रहा है इन्वेंट्री को तब तो ये ई कॉमर्स वेंडर के पास होगा। और दोस्तों अगर ये ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, याद करो कि फ्लिपकार्ट के पास भी अपना इन्वेंट्री नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, तो जब दूसरे पार्टी के पास होता है तो फिर ये वहां से इनिशिएट होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है dispatch shall be initiated at merchant warehouse. Second, many e-commerce merchant allow third party vendors to sell through merchant website. जैसे एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का दिया कि फ्लिपकार्ट जो होता है वो अपना वेयर हाउस रखता ही नहीं है, वो कहता है तुम अपने ही वेयर हाउस से डिलीवरी दे देना, बस मेरे पास केवल इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो। तो ये आपका हो गया, दैट इज़ 5th प्रोसेस, जो कि डिस्पैच एंड शिपिंग का प्रोसेस है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 प्रोसेस पढ़ा। पहला प्रोसेस हमने क्या देखा, लॉगिन करिए। दूसरा प्रोसेस हमने क्या देखा, प्रोडक्ट और सर्विस को सेलेक्ट करिए। तीसरा प्रोसेस क्या देखा हमने, ऑर्डर को प्लेस करिए। ऑर्डर प्लेस का मतलब होता है
कि आप बोल दीजिए कि हाँ ये सामान हमें खरीदना है, चलो पेमेंट पे हमें लेके जाओ। अब आप आगे चौथे में पेमेंट गेटवे पे, तो पेमेंट गेटवे पे या तो कैश ऑन डिलीवरी होगा या आप अदर मोड में जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी होगा तो कंपनी थोड़ा सा एडिशनल चेक करेगा आपके बारे में। पाँचवें नंबर पे डिस्पैच एंड शिपिंग में आ गया। डिस्पैच एंड शिपिंग में इन्होंने दो बात बताया, बड़ी कंपनी जिसके पास इन्वेंट्री अपना है, छोटी कंपनी जिसके पास इन्वेंट्री अपना नहीं है। इन्वेंट्री अगर आपका अपना नहीं है तो डिस्पैच का काम वहाँ से होगा, अगर आपका अपना खुद का इन्वेंट्री है तो डिस्पैच का काम वहीं से होगा, राइट। इसके बाद आ गया छठे नंबर पे डिलीवरी ट्रैकिंग। अब ये डिलीवरी ट्रैकिंग का काम हम और आप नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी ट्रैकिंग का काम कंपनी कर रहा है। याद होगा आपको, पिछले 2-3 क्लास पहले हमने ऑलरेडी बताया था कि कंपनी डिलीवरी का ट्रैकिंग करता है ताकि कंपनी चाहता है सही समय पे डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट कस्टमर्स को, जिससे हमारा कस्टमर नाराज़ ना हो बल्कि कस्टमर्स हमारा लॉयल कस्टमर्स बन जाए। तो चाहता है टाइमली प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए। Another key element denoting success of e-commerce business is the timely delivery of product। आपको याद होगा शिपिंग एंड रिटर्न में आप बताया गया था कि यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था। सो मर्चेंट्स कीप्स अ ट्रैक ऑफ दिस। All the merchants have provided their delivery staff with handheld devices where product service delivery to customer immediately updated। मतलब जितने भी डिलीवरी बॉय आपके पास आता है सबके हाथ में कंपनी मोबाइल दे रखे होते हैं जो कि कंपनी के सर्वर से कनेक्टेड होता है। जैसे आपके घरों डिलीवरी देता है, आप देखे होंगे आपके पास तुरंत कंपनी से मैसेज आ जाता है कि आपके यहाँ प्रोडक्ट की डिलीवरी हो गई। मतलब कंपनी का सर्वर अपडेट हो गया कि आपके घर पे डिलीवरी हो गई, डिलीवरी हो गई। कन्फर्मेशन के लिए आपको मैसेज करते हैं। अच्छा, ऐसे वापस से रिटर्न के प्रोसेस में जैसे आपके घर से वो रिटर्न सामान उठाएंगे और 2 मिनट के अंदर अंदर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपके घर से प्रोडक्ट की डिलीवरी ले ली गई, वापस ले ली गई, प्रोडक्ट में जो वापस लेना था ले लिया गया। पैसा अगर आना होगा तो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से कंपनी अपना इस काम को करते हैं। अब आइए COD ट्रैकिंग, कैश ऑन डिलीवरी ट्रैकिंग। देखो, जब कंपनी के पास सामान अगर अर्ली स्टेज में आ जाए, एडवांस में आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अर्ली स्टेज में नहीं आता है तब कंपनी कैश ऑन डिलीवरी की ट्रैकिंग करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी बॉय को वही जो बताया था आपको कस्टमर ने पैसा ही नहीं दिया, या डिलीवरी बॉय जो है पैसा लेके अपने जेब में रख लिया। तो इसके लिए कंपनी कैश ऑन डिलीवरी की ट्रैकिंग शुरू कर देता है, ठीक है। ये आपके 7 स्टेप्स हो गए दोस्तों, जो कि आपका ई कॉमर्स में ये उसके ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंगली है। अब देखो, वहाँ पर 8 स्टेप्स था और यहाँ पर 7 स्टेप्स है। बहुत बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा तो वो वाला पार्ट लिखना है, क्या आएगा तो ये लिखना है। देखो, ध्यान से सुनना, जब तक ये ना आए कि ई कॉमर्स का ब्लॉक डायग्राम और उसके एक्टिविटीज़ को बताओ, तब तक आप ये वाला नहीं लिखेंगे। अगर सिंपल आता है कि ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस को आप समझाओ, ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस को बताओ, तो आपको वो वाला लिखना है। यहाँ पर देखिए, बड़ा सिंपल है, पहचान है इसका। यहाँ पर ये ई कॉमर्स का वर्क फ्लो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ई कॉमर्स का वर्क फ्लो है, यही इसकी पहचान है। अगर ई कॉमर्स वर्क फ्लो आया तो हमें ये लिखना है, लेकिन अगर ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शंस आया तो सर हमें वो वाला लिखना है। देखिए, अभी आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन का इलस्ट्रेशन दिया। तो सर पहचान तो बहुत सिंपल है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस को बताइए तो हमें 8 स्टेप्स लिखना है सर। और अगर आता है ई कॉमर्स का वर्क फ्लो बताओ तो हमें इसको 7 स्टेप्स में लिखना है। तो यहाँ 7 स्टेप्स होगा, वहाँ 8 स्टेप्स होगा, 8 मार्क्स का। सबसे तो हॉरेबल यहाँ पर है और सरप्राइजिंग है कि ये 8 नंबर के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कवर अप किया है, ठीक है।
देखो ये हमारा ई कॉमर्स सिस्टम हो गया दोस्तों। आज की क्लास में हम लोगों ने आर्किटेक्चर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। नेटवर्क आर्किटेक्चर के बाद ई कॉमर्स का वर्क फ्लो डायग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब ई कॉमर्स में रिस्क वाला टॉपिक है कि ई कॉमर्स में क्या क्या रिस्क होता है, कितने टाइप के रिस्क होते हैं ई कॉमर्स सिस्टम में। तो ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में रहने देते हैं इतना ही। अगली क्लास में हम लोग ई कॉमर्स के रिस्क की बात करेंगे, फिर हो सकता है तो उसके कंट्रोल्स की बात करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव यू नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।